इंसान जब पैदा होता है तब उसके पास कोई डिग्री नहीं होती, कोई पैसा नहीं होता, कोई पहचान नहीं होती। लेकिन फिर भी उसके जीने की शुरुआत एक बेसिक चीज़ के साथ होती है, और वो है खुशी की इच्छा। दलाई लामा कहते हैं कि चाहे हम किसी भी देश, धर्म, कल्चर या बैकग्राउंड से हों, हम सबके अंदर एक कॉमन बात होती है। हम सब खुश रहना चाहते हैं और दुख से बचना चाहते हैं। ये कोई फिलोसॉफिकल आइडिया नहीं है, बल्कि एक सिंपल ह्यूमन रियलिटी है। इंसान अपनी ज़िंदगी के हर डिसीजन के पीछे, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, कहीं ना कहीं इसी डिज़ायर से ड्रिवन होता है कि उसे सुकून मिले, खुशी मिले या कम से कम दर्द कम हो। दलाई लामा ये समझाते हैं कि खुशी कोई लग्जरी नहीं है, कोई रिवॉर्ड नहीं है जो सिर्फ कुछ लोगों को मिलती हो। खुशी एक बेसिक राइट है, एक नेचुरल राइट, जैसे सांस लेना या जीना। प्रॉब्लम यह है कि हम लोग अक्सर खुशी को गलत जगह ढूंढने लगते हैं। हम सोचते हैं कि जब पैसा आ जाएगा तब खुश होंगे, जब प्रमोशन मिल जाएगा तब सुकून मिलेगा, जब रिलेशनशिप परफेक्ट हो जाएगा तब ज़िंदगी सेट हो जाएगी। लेकिन जब वो चीज़ मिल भी जाती है तो खुशी या तो टेम्पररी होती है या फिर उसके साथ नए टेंशन और एक्सपेक्टेशंस आ जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पैसा, सक्सेस या रिलेशनशिप्स बेकार हैं, बल्कि ये कि उन्हें खुशी का मेन सोर्स बनाना एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। दलाई लामा के अकॉर्डिंग असली खुशी बाहर से नहीं आती, वो अंदर से डेवलप होती है। इसका मतलब ये नहीं कि एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस मैटर नहीं करती, लेकिन उनका रोल लिमिटेड होता है। अगर किसी के पास इनर पीस नहीं है तो वो सब कुछ होने के बाद भी रेस्टलेस रहेगा, और अगर किसी के पास इनर बैलेंस है तो मुश्किल सिचुएशंस में भी वो खुद को संभाल सकता है। वो कहते हैं कि मॉडर्न दुनिया में लोग कंफर्ट के मामले में पहले से ज़्यादा रिच हो गए हैं, लेकिन मेंटली पहले से ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो गए हैं। इसका रीज़न ये है कि हमने इनर डेवलपमेंट को इग्नोर कर दिया है। चैप्टर के फ्लो में दलाई लामा ये भी बताते हैं कि खुशी का मतलब हमेशा एक्साइटमेंट या प्लेजर नहीं होता। लोग अक्सर खुशी को सिर्फ एन्जॉयमेंट से जोड़ देते हैं, जैसे हंसी मजाक, एंटरटेनमेंट या लग्जरी। लेकिन ये सब शॉर्ट टर्म प्लेजर देते हैं, लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस नहीं। असली खुशी का रिलेशन इनर शांति, इमोशनल स्टेबिलिटी और लाइफ के मीनिंग से होता है। जब इंसान के अंदर क्लैरिटी होती है, जब उसका मन ज़्यादातर टाइम काम रहता है, तभी वो रियल सेंस में खुश होता है। वो ये भी एक्सप्लेन करते हैं कि इमोशंस का खुशी से गहरा कनेक्शन है। अगर हम अपने नेगेटिव इमोशंस जैसे गुस्सा, जेलसी, इनसिक्योरिटी और फियर को समझने और मैनेज करने की कोशिश नहीं करते तो वो धीरे धीरे हमारी खुशी को ख़त्म कर देते हैं। दलाई लामा ये नहीं कहते कि नेगेटिव इमोशंस को सप्रेस कर दो या प्रिटेंड करो कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, बल्कि वो ये कहते हैं कि उन्हें समझना ज़रूरी है, उनकी रूट को पहचानना ज़रूरी है। जब हम अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करना सीख जाते हैं तब हम उनके कंट्रोल में नहीं रहते, बल्कि उन्हें हैंडल कर पाते हैं। इस चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि खुशी सिर्फ इंडिविजुअल चीज़ नहीं है, इंसान सोशल बीइंग है। हम दूसरों के साथ रिलेशन में ही जीते हैं। अगर हम सिर्फ अपनी खुशी के बारे में सोचें और दूसरों को इग्नोर करें तो वो खुशी सस्टेनेबल नहीं होती। दलाई लामा कंपैशन और ह्यूमन कनेक्शन को हैप्पीनेस का कोर बताते हैं। जब हम दूसरों के दर्द को समझने लगते हैं, जब हम उनके लिए काइंडनेस फील करते हैं, तब हम खुद भी ज़्यादा फुलफिल्ड महसूस करते हैं। ये कोई मॉरल लेक्चर नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है कि सेल्फ सेंटर्ड माइंडसेट से एंग्जाइटी बढ़ती है और ओपन कंपैशनेट माइंडसेट से मन हल्का होता है। दलाई लामा अपनी बात को सिंपल लैंग्वेज में समझाते हैं, बिना किसी रिलीजियस प्रेशर के। वो ये क्लियरली कहते हैं कि खुशी का कॉन्सेप्ट सिर्फ बुद्धिज्म तक लिमिटेड नहीं है, ये एक यूनिवर्सल ह्यूमन कॉन्सेप्ट है। चाहे कोई रिलीजियस हो या नॉन रिलीजियस, खुशी की परस्यूट सबके लिए रेलेवेंट है। वो कहते हैं कि अगर हम साइंटिफिकली भी देखें तो ज़्यादातर मेंटल सफरिंग नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स की वजह से होती है, और थिंकिंग पैटर्न्स को बदला जा सकता है। इसका मतलब ये है कि खुशी कोई फिक्स डेस्टिनी नहीं है, बल्कि एक स्किल है जो डेवलप की जा सकती है। चैप्टर के नैरेटिव में ये आइडिया बार बार आता है कि हम अक्सर अपनी प्रॉब्लम्स को बाहर ब्लेम कर देते हैं। हम कहते हैं सिचुएशन खराब है, लोग खराब हैं, सिस्टम खराब है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि एक ही सिचुएशन में दो लोग बिल्कुल अलग रिएक्शन दे सकते हैं। एक टूट सकता है, दूसरा स्ट्रांग बन सकता है। डिफरेंस सिचुएशन का नहीं होता, डिफरेंस माइंडसेट का होता है। दलाई लामा ये समझाते हैं कि जब हम अपने माइंडसेट पर काम करना शुरू कर देते हैं, तब हम अपनी खुशी के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट रहना बंद कर देते हैं। चैप्टर का ओवरऑल टोन बहुत होपफुल है। ये नहीं कहता कि जिंदगी में दुख नहीं होगा, दुख तो आएगा ही, लॉस होगा, फेलियर होगा, पेन होगा, लेकिन खुशी का राइट होने का मतलब यह है कि दुख के बीच
भी हम एक ऐसी मेंटल स्पेस क्रिएट कर सकते हैं जहां हम टोटली ब्रेक ना हो। दलाई लामा कहते हैं कि जब हम ये समझ जाते हैं कि खुशी हमारा राइट है, तब हम अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबली जीना शुरू कर देते हैं। हम अपने थॉट्स, अपने एक्शंस और अपनी रिलेशनशिप्स के प्रति ज़्यादा अवेयर हो जाते हैं। इस चैप्टर के एंड तक रीडर को ये फील होता है कि खुशी कोई दूर की चीज़ नहीं है, कोई फ्यूचर का प्रॉमिस नहीं है, वो इसी मोमेंट में पॉसिबल है अगर हम अपनी सोच को थोड़ा सा डायरेक्शन दे दें। दलाई लामा ये नहीं कहते कि एक दिन में सब चेंज हो जाएगा। वो कहते हैं कि जैसे बॉडी को स्ट्रांग करने के लिए डेली एक्सरसाइज चाहिए, वैसे ही माइंड को हेल्दी रखने के लिए डेली मेंटल ट्रेनिंग चाहिए। और जब हम इस प्रोसेस को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तब धीरे धीरे जिंदगी का एक्सपीरियंस ही बदलने लगता है। ये चैप्टर असल में एक फाउंडेशन है, एक बेस है पूरी बुक के लिए। ये रीडर को ये समझा देता है कि खुशी कोई एब्स्ट्रैक्ट फिलॉसफी नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिकल लाइफ गोल है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि खुशी सिर्फ मिलने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि बनाने वाली चीज़ है। जब इंसान ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट कर लेता है कि उसकी खुशी का सोर्स उसके अंदर है, तभी वो सच में अपने राइट टू हैप्पीनेस को जीना शुरू करता है। जब इंसान खुशी के बारे में सोचता है, तो सबसे पहले उसके दिमाग में बाहरी चीजें आती हैं। पैसा, सक्सेस, नाम, कंफर्ट, अच्छे रिलेशंस, हेल्थ, पावर, या फिर वो चीजें जो सोसाइटी ने हमें सिखाई हैं कि ये मिल जाए तो जिंदगी सक्सेसफुल हो जाती है। दलाई लामा इस चैप्टर में इसी कॉमन सोच को बहुत जेंटली चैलेंज करते हैं। वो ये नहीं कहते कि ये चीज़ें बेकार हैं या इनकी कोई वैल्यू नहीं है, बल्कि वो ये समझाते हैं कि अगर हम इन्हें खुशी का मेन सोर्स मान लेते हैं, तो हम खुद को एक ऐसे सिस्टम के हवाले कर देते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। वो बताते हैं कि बाहरी चीज़ें हमेशा अनस्टेबल होती हैं। पैसा आ सकता है, जा सकता है, हेल्थ ठीक रह सकती है, फिर बिगड़ सकती है, लोग साथ रह सकते हैं, फिर दूर हो सकते हैं। अगर हम अपनी खुशी को इन सब चीज़ों पर डिपेंड कर देते हैं, तो हमारी इमोशनल स्टेट भी हमेशा ऊपर नीचे होती रहेगी। कभी ज़्यादा खुशी, कभी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट। इस तरह की खुशी एक तरह का इमोशनल रोलर कोस्टर बन जाती है, जहाँ सुकून कम और टेंशन ज़्यादा होती है। दलाई लामा ये समझाते हैं कि असली खुशी का सोर्स बाहर नहीं, अंदर होता है। लेकिन अंदर का मतलब सिर्फ अपने बारे में सोचना नहीं होता। अंदर का मतलब होता है अपनी मेंटल स्टेट, अपनी सोच, अपनी इमोशंस और अपना एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। अगर किसी इंसान का मन ज़्यादातर टाइम शांत रहता है, अगर उसके अंदर क्लैरिटी होती है, अगर वो छोटी छोटी बातों पर डिस्टर्ब नहीं होता, तो उसकी खुशी ज़्यादा स्टेबल होती है, चाहे उसके बाहरी हालात परफेक्ट ना भी हों। इस चैप्टर में दलाई लामा मेंटल डिसिप्लिन की बात करते हैं। वो कहते हैं कि जैसे बॉडी को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज चाहिए, वैसे ही माइंड को हेल्दी रखने के लिए ट्रेनिंग चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम स्कूल और कॉलेज में बॉडी के बारे में तो थोड़ा बहुत सीखते हैं, लेकिन माइंड को कैसे हैंडल करना है, इमोशंस को कैसे समझना है, ये हमें कोई नहीं सिखाता। इस वजह से जब नेगेटिव इमोशंस आते हैं, जैसे गुस्सा, जेलसी, फियर या इनसिक्योरिटी, तो हम या तो उनसे भागने की कोशिश करते हैं या फिर उनके कंट्रोल में आ जाते हैं। दलाई लामा ये भी कहते हैं कि खुशी का एक बहुत बड़ा सोर्स वार्म हार्टेडनेस है, यानी दूसरों के लिए कंसर्न और काइंडनेस। जब इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता रहता है, तो उसका मन छोटा हो जाता है। छोटी छोटी बातें उसे हर्ट करने लगती हैं, हर चीज़ पर्सनल लगने लगती है। लेकिन जब इंसान अपनी सोच को थोड़ा वाइड करता है, जब वो दूसरों के एक्सपीरियंसेस को समझने की कोशिश करता है, तो उसका अपना दुख भी थोड़ा छोटा लगने लगता है। ये कोई सैक्रिफाइस नहीं होता, बल्कि एक नेचुरल इमोशनल बेनिफिट होता है। दलाई लामा कहते हैं कि साइंटिफिकली भी देखा जाए तो ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड लोग ज़्यादा एंग्शियस होते हैं। उन्हें हमेशा ये डर रहता है कि लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, उन्हें क्या मिलेगा, उनका क्या लॉस हो सकता है। इस कांस्टेंट सेल्फ फोकस की वजह से माइंड कभी रिलैक्स नहीं होता। जबकि जो लोग नेचुरली काइंड होते हैं, जो लोग हेल्प करते हैं बिना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन के, उनके अंदर एक अलग तरह का इमोशनल बैलेंस होता है। उन्हें ज़्यादा लोगों का सपोर्ट मिलता है और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उन्हें अपने आप के साथ रहना आता है। इस चैप्टर में एक इंपॉर्टेंट आइडिया ये भी है कि हैप्पीनेस का रिलेशन पर्पस से होता है। अगर इंसान को लगता है कि उसकी ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं है, तो वो चाहे कितना भी कंफर्टेबल हो, अंदर से खाली महसूस करता है। लेकिन अगर उसके पास एक सेंस ऑफ मीनिंग है, जैसे कि किसी के काम आना, कुछ क्रिएट करना या अपने वैल्यूज़ के हिसाब से जीना, तो उसके अंदर एक डीप सेटिस्फैक्शन होती है। ये सेटिस्फैक्शन लाउड नहीं होती, लेकिन स्टेबल होती है। ये वो खुशी होती है जो मुश्किल टाइम में भी इंसान को संभाल लेती है। दलाई लामा ये भी बताते हैं कि सफरिंग और हैप्पीनेस ऑपोजिट चीज़ें नहीं हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि जब तक दुख खत्म नहीं होगा, तब तक खुशी पॉसिबल नहीं है। लेकिन रियलिटी ये है कि ज़िंदगी में दुख और खुशी दोनों साथ साथ चलते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि हम दुख को कैसे देखते हैं। अगर हम हर प्रॉब्लम को अपनी पर्सनल फेलियर मान लेते हैं, तो वो हमें तोड़ देती है। लेकिन अगर हम उसे लाइफ का नेचुरल पार्ट मान लेते हैं, तो वो हमें मैच्योर बनाती है। चैप्टर के फ्लो में दलाई लामा ये भी समझाते हैं कि हैप्पीनेस का एक बड़ा एनिमी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि ज़िंदगी हमेशा स्मूथ होनी चाहिए, लोग हमेशा समझदार होने चाहिए, चीज़ें प्लान के हिसाब से होनी चाहिए। जब रियलिटी इससे अलग होती है, तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं।
लेकिन अगर हम पहले से ही ये एक्सेप्ट कर लें कि प्रॉब्लम्स आएंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी, लॉस होगा, तो हम मेंटली ज़्यादा प्रिपेयर रहते हैं। इस एक्सेप्टेंस से लाइफ बोरिंग नहीं होती बल्कि बैलेंस्ड होती है। दलाई लामा मटेरियल प्रोग्रेस को कम्प्लीटली रिजेक्ट नहीं करते। वो कहते हैं कि बेसिक नीड्स का फुलफिल होना ज़रूरी है। अगर किसी के पास खाने को नहीं है, रहने की जगह नहीं है, तो सिर्फ इनर पीस की बात करना प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन एक लिमिट के बाद मटेरियल कंफर्ट और हैप्पीनेस का रिलेशन वीक हो जाता है। उसके बाद ज़्यादा फर्क ये पड़ता है कि इंसान का माइंड कैसा है, उसके रिलेशंस कैसे हैं और वो अपने इमोशंस को कैसे हैंडल करता है। इस चैप्टर का टोन बहुत रियलिस्टिक है। ये कोई फैंटेसी क्रिएट नहीं करता कि अगर आप ये सब कर लोगे तो हमेशा खुश रहोगे। दलाई लामा बार बार ये क्लियर करते हैं कि नेगेटिव इमोशंस आएंगे, सैडनेस आएगी, डिसअपॉइंटमेंट आएगा, लेकिन डिफरेंस ये होगा कि वो इमोशंस आपको डिफाइन नहीं करेंगे। वो आएंगे और चले जाएंगे जैसे बादल आते हैं और छट जाते हैं। जब इंसान ये स्किल डेवलप कर लेता है तभी वो रियल सेंस में इमोशनली स्ट्रांग होता है। चैप्टर के एंड तक ये फीलिंग आती है कि हैप्पीनेस कोई एक जगह नहीं है जहां पहुंचना है, बल्कि एक तरह का जर्नी है। ये एक प्रोसेस है जो डेली लाइफ के छोटे छोटे चॉइसेस से बनता है। हम कैसे रिएक्ट करते हैं, हम कैसे सोचते हैं, हम कैसे दूसरों के साथ बिहेव करते हैं, ये सब मिलकर हमारी हैप्पीनेस क्रिएट करते हैं। और सबसे कंफर्टिंग बात यह है कि इन सब चीज़ों पर हमारा कंट्रोल होता है, चाहे दुनिया के हालात हमारे कंट्रोल में ना भी हों। दलाई लामा का मैसेज इस चैप्टर में बहुत सिंपल है लेकिन पावरफुल है। अगर हम अपनी खुशी को सिर्फ बाहरी चीज़ों के हाथ में दे देंगे तो हम हमेशा इनसिक्योर रहेंगे। लेकिन अगर हम अपने माइंड को ट्रेन करना सीख जाते हैं, अपनी सोच को थोड़ा काइंड और फ्लेक्सिबल बना लेते हैं और दूसरों के साथ जेन्युइन कनेक्शन बिल्ड करते हैं, तो खुशी नेचुरली फॉलो करती है। ये खुशी फ्लैशी नहीं होती लेकिन डीप होती है। ये वो खुशी होती है जो शोर नहीं करती लेकिन जिंदगी को क्वाइटली मीनिंगफुल बना देती है। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि खुशी या तो नेचुरली किसी को मिल जाती है या फिर सर्कमस्टांसेस के ऊपर डिपेंड करती है। अगर जिंदगी ठीक चल रही हो तो इंसान खुश होता है और अगर प्रॉब्लम्स आ जाएं तो खुशी खत्म हो जाती है। दलाई लामा इस चैप्टर में इसी सोच को धीरे धीरे डिसॉल्व करते हैं। वो बताते हैं कि जैसे बॉडी को स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल बनाया जा सकता है, वैसे ही माइंड को भी ट्रेन किया जा सकता है। खुशी कोई एक्सीडेंट नहीं है और ना ही सिर्फ लक का रिजल्ट है, बल्कि एक स्किल है जो प्रैक्टिस से डेवलप होती है। वो ये समझाते हैं कि हम अपने माइंड के साथ कैसे बिहेव करते हैं, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बनिस्बत इसके कि दुनिया हमारे साथ कैसे बिहेव कर रही है। अक्सर हम अपने माइंड को बिना किसी ट्रेनिंग के छोड़ देते हैं। नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो हम उनमें बह जाते हैं, पॉजिटिव थॉट्स आते हैं तो उन्हें लाइटली ले लेते हैं। धीरे धीरे माइंड एक ऐसी जगह बन जाता है जहां एंग्जाइटी, रिग्रेट और फियर ज़्यादा देर तक रहते हैं और शांति सिर्फ गेस्ट बनकर आती है। दलाई लामा कहते हैं कि अगर हम माइंड को ऑब्जर्व करना सीख जाएं तो हम ये देख पाते हैं कि हमारी काफ़ी सफरिंग सेल्फ क्रिएटेड होती है। इस चैप्टर में ये आइडिया बार बार उभर कर आता है कि इमोशंस परमानेंट नहीं होते। गुस्सा, दुख, जेलसी या फियर ये सब वेव्स की तरह होते हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब हम इन वेव्स को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। हम कहते हैं मैं गुस्सा हूँ या मैं दुखी हूँ, जबकि रियलिटी ये होती है कि गुस्सा या दुख एक टेम्पररी स्टेट होती है। जब इंसान ये गैप समझ लेता है अपने अस्तित्व और अपनी फीलिंग्स के बीच, तभी माइंड ट्रेनिंग की शुरुआत होती है। दलाई लामा माइंडफुलनेस और अवेयरनेस पर ज़्यादा जोर देते हैं, लेकिन बिना किसी टेक्निकल या रिलीजियस हैवी लैंग्वेज के। वो ये कहते हैं कि अवेयरनेस का मतलब सिर्फ इतना है कि हम अपने थॉट्स और इमोशंस को बिना जज किए देख पाएं। जब हम जज करना शुरू कर देते हैं तब माइंड और ज़्यादा टाइट हो जाता है, लेकिन जब हम सिर्फ देखते हैं तब माइंड धीरे धीरे रिलैक्स होता है। ये प्रैक्टिस एक दिन में परफेक्ट नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे इंसान इसे रिपीट करता है, माइंड के पैटर्न्स धीरे धीरे बदलने लगते हैं। इस चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि नेगेटिव इमोशंस को दुश्मन की तरह देखना गलत है। गुस्सा या फियर आने का मतलब ये नहीं होता कि हम वीक हैं, इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि हम ह्यूमन हैं। लेकिन अगर हम हर बार गुस्से के साथ एक्शन ले लें या फियर के साथ डिसीजन बना लें तो हम अपनी ही ज़िंदगी को मुश्किल बना देते हैं। माइंड ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं होता कि इमोशंस ख़त्म हो जाएं, बल्कि ये होता है कि हम उनके आने पर भी बैलेंस्ड रह पाएं। दलाई लामा कंपैशन को माइंड ट्रेनिंग का सेंट्रल टूल मानते हैं। वो कहते हैं कि जब हम सिर्फ अपने बारे में सोचते रहते हैं तब माइंड नेचुरली टेंस हो जाता है, हर चीज़ पर्सनल लगने लगती है। लेकिन जब हम दूसरों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, जब हम उनके दर्द को समझने की कोशिश करते हैं, तब हमारा माइंड एक्सपैंड होता है। इस एक्सपेंशन के साथ ही टेंशन कम होती है। ये कोई इमोशनल ड्रामा नहीं होता, बल्कि एक क्वाइट शिफ्ट होता है जहाँ मैं से हम का पर्सपेक्टिव डेवलप होता है। इस चैप्टर में दलाई लामा ये भी बताते हैं कि पेशेंस एक बहुत पावरफुल मेंटल ट्रेनिंग है। मॉडर्न दुनिया में हम सब इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहते हैं। हम चाहते हैं कि एक टेक्निक सीखें और तुरंत खुश हो जाएं, लेकिन माइंड के पैटर्न सालों से बने होते हैं, उन्हें बदलने के लिए टाइम लगता है। जब इंसान इम्पेशेंस के साथ माइंड ट्रेनिंग करता है तो वो खुद पर ही प्रेशर क्रिएट कर लेता है, लेकिन जब वो पेशेंस के साथ प्रैक्टिस करता है तब हर छोटा इंप्रूवमेंट भी एक अचीवमेंट बन जाता है।
दलाई लामा अपनी बात को रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ समझाते हैं। वो कहते हैं कि जब कोई सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं होती तब उस पर गुस्सा होना या फ्रस्ट्रेट होना हमारी सफरिंग को डबल कर देता है। लेकिन अगर हम ये एक्सेप्ट कर लें कि कुछ चीज़ें हम चेंज नहीं कर सकते तो हम अपनी एनर्जी को वहाँ यूज़ कर सकते हैं जहाँ चेंज पॉसिबल है। एक्सेप्टेंस का मतलब सरेंडर नहीं होता बल्कि क्लैरिटी होता है। ये क्लैरिटी ही माइंड को अननेसेसरी स्ट्रेस से फ्री करती है। इस चैप्टर का एक और गहरा एस्पेक्ट ये है कि हैप्पीनेस के लिए सेल्फ डिसिप्लिन ज़रूरी है, लेकिन ये डिसिप्लिन हार्श नहीं होना चाहिए। दलाई लामा ये नहीं कहते कि खुद को कंट्रोल करो या सप्रेस करो, वो कहते हैं कि खुद को समझो। जब इंसान ये समझ लेता है कि कौन से थॉट्स उसे वीक बना रहे हैं और कौन से उसे स्ट्रांग बना रहे हैं, तब वो नेचुरली हेल्दियर थॉट्स को चूज़ करना शुरू कर देता है। ये चॉइस ज़बरदस्ती से नहीं, अवेयरनेस से आती है। दलाई लामा ये भी बताते हैं कि माइंड ट्रेनिंग का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा ग्रैटिट्यूड है। जब हम अपनी लाइफ में सिर्फ प्रॉब्लम्स देखते रहते हैं तो माइंड नैरो हो जाता है, लेकिन जब हम ये देखना शुरू कर देते हैं कि हमारे पास क्या क्या है तो माइंड सॉफ्ट हो जाता है। ग्रैटिट्यूड का मतलब ये नहीं होता कि प्रॉब्लम्स इग्नोर कर दी जाए, बल्कि ये होता है कि प्रॉब्लम्स के बीच भी कुछ अच्छा देखा जाए। ये हैबिट धीरे धीरे माइंड को पॉजिटिविटी की तरफ ट्यून कर देती है। चैप्टर की फ्लो में दलाई लामा ये क्लियर करते हैं कि माइंड ट्रेनिंग का रिजल्ट हमेशा ड्रामेटिक नहीं होता। कभी कभी चेंज बहुत सटल होता है। शायद गुस्सा पहले से थोड़ा कम हो जाता है या सैडनेस का ड्यूरेशन थोड़ा छोटा हो जाता है, लेकिन ये छोटे चेंजेस ही लॉन्ग टर्म में एक स्ट्रॉन्ग, बैलेंस्ड और हैप्पी माइंड क्रिएट करते हैं। जो लोग इस प्रोसेस को सीरियसली लेते हैं उनकी ज़िंदगी में क्योस कम और क्लैरिटी ज़्यादा होती है। इस चैप्टर के एंड तक रीडर को ये समझ आ जाता है कि हैप्पीनेस कोई एक्सटर्नल अचीवमेंट नहीं है जिसे जीतना हो। ये एक इंटरनल प्रोसेस है जिसे नर्चर करना होता है। जैसे गार्डन को रोज़ थोड़ा पानी देना पड़ता है, वैसे ही माइंड को रोज़ थोड़ी अटेंशन चाहिए होती है। जब इंसान ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट कर लेता है तब वो सर्कमस्टांसिस का विक्टिम बनना बंद कर देता है और अपनी ज़िंदगी का एक्टिव पार्टिसिपेंट बन जाता है। दलाई लामा का मैसेज ये है कि अगर हम अपने माइंड को ट्रेन नहीं करते तो माइंड हमारी ट्रेनिंग करता रहेगा, अक्सर हमें गलत डायरेक्शन में ले जाते हुए। लेकिन जब हम कॉन्शियसली माइंड के साथ काम करना शुरू कर देते हैं तब हम अपनी हैप्पीनेस के लिए दूसरों पर या सिचुएशंस पर डिपेंडेंट रहना बंद कर देते हैं। ये फ्रीडम ही असली खुशी का बेस है और इसी बेस पर एक ऐसी ज़िंदगी खड़ी होती है जहाँ शांति फ्रेजाइल नहीं होती बल्कि डीपली रूटेड होती है। इंसान अक्सर ये मानता है कि खुशी कुछ ऐसा है जो उसे बाहर से हासिल करनी होती है, जैसे कोई चीज़ जो कहीं खो गई हो और अब उसे ढूंढना पड़े। दलाई लामा इस चैप्टर में इस सोच को बहुत शांत तरीके से पलट देते हैं। वो कहते हैं कि खुशी कोई नई चीज़ नहीं है जो हमें क्रिएट करनी हो, बल्कि ये हमारी नेचुरल स्टेट है जिसे हम भूल गए हैं। बचपन में जब इंसान ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करता, ज़्यादा कंपैरिजन नहीं करता, तब खुशी ज़्यादा स्पॉन्टेनियस होती है। धीरे धीरे जैसे जैसे ज़िंदगी कॉम्प्लेक्स होती जाती है, हम अपने ही थॉट्स, एक्सपेक्टेशंस और फियर्स के नीचे दब जाते हैं और फिर हमें लगने लगता है कि शायद खुशी हमसे दूर चली गई है। दलाई लामा ये समझाते हैं कि हमारी बेसिक नेचर पॉजिटिव होती है। इंसान नेचुरली पीस और कनेक्शन की तरफ इंक्लाइंड होता है, लेकिन सोसाइटी, कंपटीशन, पास्ट एक्सपीरियंसेस और इमोशनल वूंड्स हमारे ऊपर लेयर्स बना देते हैं। ये लेयर्स ही हमें ये महसूस कराती हैं कि हम इनकम्प्लीट हैं, कि कुछ ना कुछ कमी है। असल में कमी हमारे अंदर नहीं होती, कमी होती है हमारी क्लैरिटी में। जब माइंड कंफ्यूज होता है तब हम अपनी नेचुरल शांति को देख नहीं पाते। इस चैप्टर में ये बात बहुत गहराई से आती है कि नेगेटिव इमोशंस परमानेंट नहीं होते, लेकिन हम उन्हें परमानेंट बना देते हैं। एक दुख आता है, हम उसे अपनी कहानी बना लेते हैं। एक फेलियर होता है, हम उसे अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। धीरे धीरे हम अपने अस्तित्व को अपने एक्सपीरियंसेस के साथ जोड़ देते हैं। दलाई लामा कहते हैं कि जब तक हम ये नहीं समझते कि हम अपने थॉट्स और इमोशन से ज़्यादा बड़े हैं, तब तक हम अपनी असली खुशी को रिक्लेम नहीं कर सकते। वो ये भी बताते हैं कि हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम हमेशा अपनी मेंटल डिस्कम्फर्ट से भागने की कोशिश करते हैं। हम डिस्ट्रैक्शन ढूंढते हैं, एंटरटेनमेंट में खो जाते हैं या फिर खुद को बिजी रखते हैं। लेकिन डिस्कम्फर्ट कहीं जाता नहीं, वो बस अंदर ही अंदर प्रेशर बनाता रहता है। जब इंसान रुककर अपने मन को देखना सीख लेता है बिना उसे चेंज करने की कोशिश किए, तब वो धीरे धीरे रिलैक्स होने लगता है। इसी रिलैक्सेशन के साथ हमारी नेचुरल शांति सरफेस पर आने लगती है। दलाई लामा ये भी समझाते हैं कि हम अक्सर खुद के साथ बहुत हार्श होते हैं। हम अपनी गलतियों को याद रखते हैं, अपनी वीकनेसेस को रिपीट करते रहते हैं और खुद को जज करते रहते हैं। इस कांस्टेंट सेल्फ क्रिटिसिज्म की वजह से हम अपनी ही एनर्जी को खुद के खिलाफ यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम सेल्फ कंपैशन डेवलप करते हैं, जब हम खुद को एक इंसान की तरह देखते हैं जो सीख रहा है, ग्रो कर रहा है, तब हमारा माइंड सॉफ्ट होता है। और जब माइंड सॉफ्ट होता है तभी हम अपनी इनेट हैप्पीनेस को फील कर पाते हैं।
इस चैप्टर में दलाई लामा बहुत क्लियरली कहते हैं कि खुशी का मतलब ये नहीं होता कि लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही, लेकिन प्रॉब्लम और सफरिंग अलग चीज़ें हैं। प्रॉब्लम एक सिचुएशन होती है, सफरिंग हमारी रिएक्शन होती है। जब हम हर प्रॉब्लम को रेजिस्टेंस के साथ मिलते हैं तब सफरिंग बढ़ जाती है, लेकिन जब हम प्रॉब्लम्स को लाइफ का नेचुरल पार्ट मान लेते हैं तब उनका इमोशनल इम्पैक्ट कम हो जाता है। इस एक्सेप्टेंस से लाइफ डल नहीं होती बल्कि इमोशनली लाइटर हो जाती है। दलाई लामा कहते हैं कि हमारी इनेट हैप्पीनेस का एक और बड़ा दुश्मन कांस्टेंट कंपैरिजन है। हम हमेशा अपनी ज़िंदगी को दूसरों के साथ कंपेयर करते रहते हैं। कोई ज़्यादा सक्सेसफुल लगता है, कोई ज़्यादा खुश दिखता है, कोई ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आता है। इस कंपैरिजन में हम अपनी यूनिकनेस भूल जाते हैं, हम अपनी जर्नी को इग्नोर कर देते हैं। जब इंसान ये समझ लेता है कि हर किसी का पाथ अलग है, हर किसी का टाइमिंग अलग है, तब उसके अंदर एक नेचुरल रिलीफ आता है। ये रिलीफ ही खुशी का पहला स्टेप होता है। इस चैप्टर का एक गहरा मैसेज ये है कि हैप्पीनेस को रिक्लेम करने के लिए हमें कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि कुछ छोड़ने की ज़रूरत होती है। हमें अपनी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस छोड़नी होती हैं, अपनी सेल्फ जजमेंट छोड़नी होती है, और ये आइडिया छोड़ना होता है कि हम तब खुश होंगे जब सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा। जब हम ये छोड़ देते हैं तब जो बचा रहता है वही हमारी असली स्टेट होती है, सिंपल, काम और ग्राउंडेड। दलाई लामा कंपैशन को यहाँ भी सेंट्रल रोल देते हैं। वो कहते हैं कि जब हम सिर्फ अपने पेन पर फोकस करते रहते हैं तो पेन और गहरा हो जाता है, लेकिन जब हम दूसरों के पेन को समझने लगते हैं तब हमारा अपना पेन थोड़ा सा डिसॉल्व होने लगता है। ये इसीलिए नहीं होता क्योंकि हम अपनी प्रॉब्लम को इग्नोर कर रहे होते हैं, बल्कि इसीलिए होता है क्योंकि हमारा पर्सपेक्टिव वाइडन हो जाता है, और जैसे ही पर्सपेक्टिव वाइड होता है माइंड नेचुरली रिलैक्स हो जाता है। इस चैप्टर में ये भी बताया जाता है कि इनेट हैप्पीनेस कोई लाउड एक्साइटमेंट नहीं होती, वो एक क्वाइट सेंस होती है, एक अंदर की स्टेबिलिटी होती है जो ज़्यादा सर्कमस्टेंसेस से हिलती नहीं है। ये वो खुशी होती है जो किसी अचीवमेंट के बाद आने वाली हाई जैसी नहीं होती, बल्कि एक स्टेडी प्रेजेंस होती है। इस खुशी को फील करने के लिए इंसान को अपने मन के शोर से थोड़ा दूर जाना पड़ता है। जब माइंड के अननेसेसरी थॉट्स धीरे धीरे कम होते हैं तब साइलेंस के बीच जो सुकून होता है वही हमारी नेचुरल हैप्पीनेस होती है। दलाई लामा ये भी समझाते हैं कि पास्ट और फ्यूचर के बीच फंसा रहना हमारी खुशी को सबसे ज़्यादा डैमेज करता है। पास्ट में रिग्रेट होता है, फ्यूचर में फियर होता है। प्रेजेंट मोमेंट ही एक ऐसी जगह है जहाँ पीस पॉसिबल है, लेकिन हम अक्सर प्रेजेंट को देख ही नहीं पाते। जब इंसान ये प्रैक्टिस करता है कि जो हो रहा है उसे बिना रेजिस्टेंस के एक्सेप्ट करे, तब प्रेजेंट मोमेंट एक बर्डन नहीं लगता बल्कि एक सेफ स्पेस बन जाता है। इसी स्पेस में इनेट हैप्पीनेस नेचुरली अपीयर होती है। इस चैप्टर के एंड तक ये क्लियर हो जाता है कि खुशी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमने खो दी हो और अब उसके बिना अधूरे हो गए हों। खुशी हमारे अंदर ही होती है, लेकिन हमने उसे पहचानना बंद कर दिया होता है। जब हम अपने माइंड के साथ ज़्यादा जेंटली डील करते हैं, जब हम अपनी सोच को थोड़ा काइंड और फ्लेक्सिबल बनाते हैं, तब हम धीरे धीरे अपनी असली स्टेट की तरफ लौट आते हैं। दलाई लामा का ये मैसेज बहुत कंफर्टिंग है कि हमें परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है खुश होने के लिए, हमें सिर्फ रियल होने की ज़रूरत है। जैसे जैसे हम अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करना सीखते हैं, वैसे वैसे हमारी ज़िंदगी से अननेसेसरी स्ट्रगल कम होता जाता है, और जब स्ट्रगल कम होता है तब जो बचा रहता है वही हमारी इनेट हैप्पीनेस होती है, जो कभी गई ही नहीं थी, बस थोड़ी देर के लिए हमारी नज़रों से छुप गई थी। इंसान जब इंटीमेसी के बारे में सोचता है तो अक्सर उसके दिमाग में रोमांस, अट्रैक्शन, इमोशनल क्लोजनेस या फिजिकल कनेक्शन जैसे आइडियाज आते हैं। दलाई लामा इस चैप्टर में इसी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग को एक्सपैंड करते हैं और बताते हैं कि इंटीमेसी सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप तक सीमित नहीं होती। इंटीमेसी असल में एक डीपर ह्यूमन कनेक्शन होती है जो ट्रस्ट, वार्मथ और जेन्युइन कंसर्न से बनती है। ये कनेक्शन सिर्फ किसी पार्टनर के साथ नहीं, बल्कि हर उस इंसान के साथ पॉसिबल है जिसके साथ हम इंटरैक्ट करते हैं। जब हम इंटीमेसी को सिर्फ डिज़ायर या अटैचमेंट के लेंस से देखते हैं, तब वो फ्रेजाइल हो जाती है और थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट से टूट जाती है। दलाई लामा ये समझाते हैं कि मॉडर्न दुनिया में लोग पहले से ज़्यादा कनेक्टेड हैं, लेकिन फिर भी पहले से ज़्यादा लोनली फील करते हैं। इसका रीज़न ये है कि हम रिलेशनशिप्स में ज़्यादातर अपनी नीड्स और एक्सपेक्टेशंस लेकर जाते हैं। हम चाहते हैं कि दूसरा हमें समझे, हमें अटेंशन दे, हमें इमोशनल सिक्योरिटी दे। जब वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती तो फ्रस्ट्रेशन और डिस्टेंस आ जाता है। इस तरह की इंटीमेसी एक तरह का इमोशनल ट्रांजैक्शन बन जाती है, जहां देने से ज़्यादा लेने पर फोकस होता है। इस चैप्टर में दलाई लामा एक नया मॉडल प्रपोज करते हैं, जहां इंटीमेसी का बेस अटैचमेंट नहीं बल्कि कंपैशन होता है।
जब हम किसी के साथ सिर्फ इसलिए कनेक्टेड होते हैं क्योंकि हमें उससे कुछ चाहिए, तो वो कनेक्शन अनस्टेबल होता है। लेकिन जब हम किसी के साथ इसलिए कनेक्टेड होते हैं क्योंकि हम उसकी वेलबींग के लिए जेन्युइनली केयर करते हैं, तब वो इंटीमेसी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग लास्टिंग होती है। इस मॉडल में इनसिक्योरिटी कम होती है क्योंकि हम अपनी खुशी पूरी तरह दूसरे के बिहेवियर पर डिपेंड नहीं करते। दलाई लामा ये भी बताते हैं कि अटैचमेंट और लव को हम अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं। अटैचमेंट में फियर होता है, खो देने का डर, कंट्रोल करने की नीड और पोजेसिवनेस, जबकि ट्रू लव में फ्रीडम होती है। ट्रू लव में हम दूसरे की खुशी चाहते हैं, चाहे वो हमारे साथ हो या नहीं। ये सुनने में आइडियल लग सकता है, लेकिन दलाई लामा इसे एक प्रैक्टिकल इमोशनल स्ट्रैटेजी के रूप में देखते हैं। जब हम पोजेसिवनेस कम कर देते हैं, तब हमारा माइंड रिलैक्स्ड होता है और रिलेशनशिप ज़्यादा नेचुरल हो जाता है। इस चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि इंटीमेसी के लिए पहले सेल्फ अवेयरनेस ज़रूरी होती है। अगर हम खुद अपनी इमोशंस को समझ नहीं पाते, तो हम दूसरों के इमोशंस को भी समझ नहीं पाएंगे। दलाई लामा कहते हैं कि जो लोग अपनी लोनलीनेस से भाग रहे होते हैं, वो अक्सर रिलेशनशिप्स में भी रेस्टलेस रहते हैं। वो दूसरे से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उनका एम्प्टीनेस फिल करे, लेकिन कोई भी रिलेशनशिप इस बर्डन को सस्टेन नहीं कर सकता। जब इंसान अपने अकेलेपन के साथ कंफर्टेबल हो जाता है, तभी वो किसी के साथ हेल्दी इंटीमेसी बिल्ड कर सकता है। दलाई लामा फिजिकल इंटीमेसी के टॉपिक को भी बहुत बैलेंस तरीके से एड्रेस करते हैं। वो ये नहीं कहते कि फिजिकल क्लोजनेस गलत है, बल्कि वो ये कहते हैं कि अगर फिजिकल अट्रैक्शन के साथ इमोशनल मैच्योरिटी और कंपैशन ना हो, तो रिलेशनशिप शैलो रह जाता है। जब अट्रैक्शन कम होता है या चैलेंजेस आते हैं, तब रिलेशनशिप टूट जाता है। लेकिन जब इमोशनल वार्मथ और म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है, तब फिजिकल चेंजेस रिलेशनशिप को डैमेज नहीं कर पाते। इस चैप्टर में दलाई लामा ये भी एक्सप्लेन करते हैं कि जेलसी और इनसिक्योरिटी इंटीमेसी के सबसे बड़े एनिमीज हैं। जेलसी अक्सर इनसिक्योरिटी से पैदा होती है और इनसिक्योरिटी का रूट होता है सेल्फ डाउट। जब हम खुद को कंप्लीट नहीं मानते, तब हम दूसरों से कांस्टेंट रीअश्योरेंस मांगते हैं। लेकिन जब हम अपनी सेल्फ वर्थ को बाहर से वैलिडेट करना छोड़ देते हैं, तब जेलसी ऑटोमेटिकली कम होने लगती है। इससे इंटीमेसी ज़्यादा फ्री और जॉयफुल हो जाती है। दलाई लामा के अकॉर्डिंग ट्रू इंटीमेसी का मतलब ये भी होता है कि हम दूसरे को एज ही इज एक्सेप्ट करें। हम अक्सर रिलेशनशिप में दूसरे को चेंज करना चाहते हैं, उन्हें अपनी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से मोल्ड करना चाहते हैं। जब वो नहीं होता तो हम डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। लेकिन जब हम एक्सेप्ट करना सीख लेते हैं, तब रिलेशनशिप एक बैटलफील्ड नहीं बल्कि एक सेफ स्पेस बन जाता है। एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं होता कि हम बाउंड्रीज ना रखें, बल्कि ये होता है कि हम अननेसेसरी कंट्रोल छोड़ दें। इस चैप्टर का टोन बहुत रियलिस्टिक है। दलाई लामा ये एक्सेप्ट करते हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, डिफरेंसेस होंगे, लेकिन वो कहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट्स इंटीमेसी को डिस्ट्रॉय नहीं करते, बल्कि उन्हें हैंडल करने का तरीका इंटीमेसी को या तो डीपन करता है या वीकन करता है। जब हम गुस्से और ब्लेम के साथ रिएक्ट करते हैं तो डिस्टेंस बढ़ता है, लेकिन जब हम क्यूरियोसिटी और एम्पैथी के साथ बात करते हैं, तब कॉन्फ्लिक्ट भी कनेक्शन का सोर्स बन सकता है। दलाई लामा ये भी बताते हैं कि इंटीमेसी सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप्स तक लिमिटेड नहीं होनी चाहिए। अगर हम अपनी वार्मथ और काइंडनेस सिर्फ एक दो लोगों तक रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, तो हम इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हैं। लेकिन जब हम अपनी कंपैशन को वाइडर सर्कल तक एक्सपैंड कर देते हैं, तब हम इमोशनली रेजिलिएंट हो जाते हैं। हम ज़्यादा सिक्योर फील करते हैं क्योंकि हमारा इमोशनल सपोर्ट सिर्फ एक सोर्स पर डिपेंडेंट नहीं होता। इस चैप्टर के फ्लो में दलाई लामा ये क्लियर करते हैं कि इंटीमेसी का न्यू मॉडल सैक्रिफाइस के आइडिया पर बेस नहीं है। ये कोई सेल्फ डिनाइल नहीं है जहां हम अपनी नीड्स इग्नोर करते हैं, बल्कि ये एक बैलेंस्ड अप्रोच है जहां हम अपनी नीड्स को समझते हैं लेकिन दूसरों पर उनका बर्डन नहीं डालते। जब हम इस बैलेंस को अचीव कर लेते हैं, तब रिलेशनशिप एक इमोशनल स्ट्रगल नहीं बल्कि ग्रोथ का स्पेस बन जाता है। चैप्टर के एंड तक ये फीलिंग डेवलप होती है कि इंटीमेसी कोई टेक्निक नहीं है जो सीख कर अप्लाई कर दी जाए। ये एक एटीट्यूड है, एक माइंडसेट है जो हम हर इंटरेक्शन में लेकर जाते हैं। जब हम लोगों से जेन्युइनली इंटरेस्ट के साथ मिलते हैं, बिना किसी हिडन एजेंडा के, तब कनेक्शन नेचुरली हो जाता है। और जब कनेक्शन नेचुरल होता है तो उसमें ज़्यादा ड्रामा नहीं होता, ज़्यादा फियर नहीं होता। दलाई लामा का मैसेज इस चैप्टर में बहुत सूदिंग है। वो ये कहते हैं कि हम ज़्यादा खुश तब होते हैं जब हम दूसरों के साथ इमोशनली ऑनेस्ट होते हैं, जब हम अपने दिल के दरवाजे थोड़े खुले रखते हैं। इंटीमेसी का मतलब वल्नरेबिलिटी होता है, लेकिन ये वल्नरेबिलिटी वीकनेस नहीं होती, ये एक स्ट्रेंथ होती है जो हमें ज़्यादा ह्यूमन बनाती है। इस चैप्टर का एसेंस ये है कि अगर हम इंटीमेसी को अटैचमेंट और एक्सपेक्टेशन के फ्रेम से निकालकर कंपैशन और वार्मथ के फ्रेम में डाल दें, तो रिलेशनशिप्स लाइकर हो जाते हैं। हम ज़्यादा एंजॉय कर पाते हैं, ज़्यादा फ्रीली एक्सप्रेस कर पाते हैं और कम हर्ट होते हैं। ये न्यू मॉडल ऑफ इंटीमेसी हमारी जिंदगी को इमोशनली रिचर बनाता है, बिना हमें इमोशनली एग्जॉस्टेड किए। इंसान जिंदगी में चाहे कितना भी सक्सेसफुल हो जाए, अगर उसके रिलेशनशिप्स सुपरफिशियल हैं और कनेक्शंस वीक हैं, तो कहीं ना कहीं एक खाली जगह महसूस होती है। दलाई लामा इस चैप्टर में इसी खाली जगह की बात करते हैं और समझाते हैं कि दूसरों के साथ गहरा कनेक्शन कोई ऑप्शनल लग्जरी नहीं है, बल्कि इमोशनल वेलबींग की बेसिक ज़रूरत है। वो कहते हैं कि हम नेचुरली सोशल बीइंग्स हैं और जब हम अपने आप को दूसरों से अलग कर लेते हैं, तब हमारी खुशी धीरे धीरे ड्राई हो जाती है, जैसे पानी के बिना पेड़ सूख जाता है। दलाई लामा ये बताते हैं कि मॉडर्न सोसाइटी में लोग पहले से ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो गए हैं, लेकिन इसी इंडिपेंडेंस के साथ इमोशनल डिस्टेंस भी बढ़ गया है। लोग स्ट्रॉन्ग दिखना चाहते हैं, सेल्फ सफिशिएंट बनना चाहते हैं और इस चक्कर में अपनी वल्नरेबिलिटी को वीकनेस समझने लगते हैं। लेकिन जब हम अपनी फीलिंग्स को छुपाते हैं, जब हम अपना दर्द या कन्फ्यूजन शेयर नहीं करते, तब हम खुद के अराउंड एक इनविजिबल वॉल बना लेते हैं।
ये वॉल हमें प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं होती, बल्कि हमें अकेला करने लगती है। इस चैप्टर में दलाई लामा बहुत क्लियरली ये बात रखते हैं कि दूसरों के साथ गहरा कनेक्शन बनाने के लिए पहला स्टेप होता है जेन्युइन इंटरेस्ट। ज़्यादातर टाइम हम लोगों से बात तो करते हैं, लेकिन सच में सुनते नहीं हैं। हम अपनी बारी का इंतज़ार करते रहते हैं या फिर अपने ही थॉट्स में उलझे रहते हैं। जब हम किसी को पूरी अटेंशन के साथ सुनते हैं, बिना जज किए, बिना इंटरप्ट किए, तब सामने वाले को महसूस होता है कि वो इम्पॉर्टेंट है। इसी फीलिंग से ट्रस्ट डेवलप होता है और ट्रस्ट से ही कनेक्शन डीप होता है। दलाई लामा ये भी समझाते हैं कि एम्पैथी कनेक्शन का कोर है। एम्पैथी का मतलब सिर्फ किसी के पेन पर सैड फील करना नहीं होता, बल्कि उसके पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करना होता है। जब हम ये समझने लगते हैं कि हर इंसान अपनी लाइफ की बैटल्स लड़ रहा है, तब हम ज़्यादा पेशेंट हो जाते हैं। फिर हम छोटी बातों पर जज नहीं करते, हर चीज़ पर्सनल नहीं लेते। इससे रिलेशनशिप्स में अननेसेसरी फ्रिक्शन कम होती है और इमोशनल क्लोजनेस नेचुरली बढ़ने लगती है। इस चैप्टर का एक गहरा एस्पेक्ट ये है कि दलाई लामा कनेक्शन को सिर्फ पसंद या सिमिलैरिटी पर बेस्ड नहीं मानते। अक्सर हम उन्हीं लोगों के साथ कंफर्टेबल फील करते हैं जो हम जैसे होते हैं, जो हमारी बातों से अग्री करते हैं। लेकिन जब हम सिर्फ अपने जैसे लोगों से ही कनेक्ट करते हैं तो हमारी इमोशनल ग्रोथ लिमिट हो जाती है। दलाई लामा कहते हैं कि जब हम डिफरेंट लोगों के साथ भी वार्मथ मेंटेन करते हैं, तब हमारा माइंड एक्सपैंड होता है। ये एक्सपेंशन ही हमें ज़्यादा इमोशनली रिच बनाता है। दलाई लामा ये भी बताते हैं कि कनेक्शन को डीप करने के लिए हमें अपनी ईगो को थोड़ा साइड में रखना पड़ता है। ईगो हमेशा ये चाहता है कि हम सही हों, हम सुपीरियर हों, हम जीतें। लेकिन जब ईगो डोमिनेट करता है, तब रिलेशनशिप एक कंपटीशन बन जाता है। कौन ज़्यादा सही है, कौन ज़्यादा समझदार है, कौन ज़्यादा सक्सेसफुल है। इस कंपटीशन में वार्मथ खो जाती है। जब हम ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हम भी इम्परफेक्ट हैं और दूसरा भी इम्परफेक्ट है, तब रिलेशनशिप ज़्यादा रियल और कंफर्टेबल हो जाता है। इस चैप्टर में दलाई लामा फॉरगिवनेस पर भी ज़्यादा जोर देते हैं। वो कहते हैं कि रिजेंटमेंट कनेक्शन का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब हम किसी के अगेंस्ट ग्रज पकड़ के लगते हैं, तो हम सिर्फ दूसरे को नहीं, खुद को भी पनिश कर रहे होते हैं। रिजेंटमेंट एक ऐसा बोझ है जो हम खुद उठाकर चलते रहते हैं, जबकि सामने वाला शायद उससे बिल्कुल अनअवेयर हो। जब हम फॉरगिव करते हैं, तो हम पास्ट को जस्टिफाई नहीं करते, बल्कि अपने प्रेजेंट को फ्री करते हैं। ये फ्रीडम ही कनेक्शन को दोबारा जीने का मौका देती है। दलाई लामा ये भी समझाते हैं कि डीप कनेक्शन के लिए ऑनेस्टी ज़रूरी है, लेकिन ऑनेस्टी का मतलब हार्श ट्रूथ बोल देना नहीं होता। ऑनेस्टी को काइंडनेस के साथ बैलेंस करना होता है। जब हम अपनी बात रिस्पेक्ट के साथ रखते हैं, तब सामने वाला डिफेंसिव नहीं होता। इससे कम्युनिकेशन स्मूथ होती है और मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होती हैं। ये स्किल प्रैक्टिस से आती है, लेकिन इसके रिजल्ट्स बहुत पावरफुल होते हैं। इस चैप्टर का एक और इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है कि हम अक्सर कनेक्शन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमारे एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से बिहेव करें। जब वो ऐसा नहीं करते तो हम हर्ट हो जाते हैं। दलाई लामा कहते हैं कि जब हम कंट्रोल छोड़ देते हैं और एक्सेप्टेंस लाते हैं, तब कनेक्शन नेचुरली डीप होता है। एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं होता कि हम अपनी बाउंड्रीज भूल जाएं, बल्कि ये होता है कि हम अननेसेसरी एक्सपेक्टेशंस छोड़ दें। दलाई लामा कंपैशन को यहाँ भी सेंट्रल रोल देते हैं। वो कहते हैं कि जब हम दूसरों के लिए जेन्युइन केयर फील करते हैं, तब हमारी बॉडी लैंग्वेज, टोन और वर्ड्स सब ऑटोमेटिकली सॉफ्ट हो जाते हैं। इस सॉफ्टनेस को लोग फील करते हैं, चाहे हम कुछ खास बोले या ना बोले। इसी वजह से कुछ लोग कम बोलते हैं, फिर भी उनके साथ रहकर सुकून मिलता है। ये सुकून वर्ड से नहीं, इंटेंशन से आता है। इस चैप्टर के फ्लो में दलाई लामा ये भी बताते हैं कि कनेक्शन का मतलब हमेशा डीप कॉन्वर्सेशन ही नहीं होता। कभी कभी एक स्माइल, एक छोटी सी हेल्प या एक मोमेंट ऑफ शेयर्ड साइलेंस भी कनेक्शन क्रिएट कर देता है। जब हम हर इंटरेक्शन को एक ह्यूमन मोमेंट की तरह ट्रीट करते हैं, तब हमारी जिंदगी इमोशनली ज़्यादा अलाइव हो जाती है। हम स्ट्रेंजर्स के साथ भी एक सकल कनेक्शन फील करने लगते हैं। चैप्टर के एंड तक ये समझ आता है कि दूसरों के साथ गहरा कनेक्शन बनाने का मतलब अपनी इंडिविजुअलिटी खोना नहीं होता, बल्कि जब हम इमोशनली ओपन होते हैं, तब हम और ज़्यादा ऑथेंटिक बन जाते हैं। हम एक्टिंग नहीं करते, इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करते, हम जैसे हैं वैसे ही प्रेजेंट होते हैं। इसी ऑथेंटिसिटी से रिलेशनशिप्स मीनिंगफुल बनते हैं। दलाई लामा का मैसेज इस चैप्टर में बहुत जेंटल लेकिन पावरफुल है। वो कहते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि लोग हमसे कनेक्ट करें, तो हमें पहले कनेक्ट करना सीखना होगा। अगर हम वार्मथ चाहते हैं, तो हमें वार्मथ देनी होगी। कनेक्शन एक 2 वे प्रोसेस है, लेकिन शुरुआत हमेशा हमसे होती है। जब हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट कर लेते हैं, तब हम अपनी लोनलीनेस का ब्लेम दुनिया पर डालना बंद कर देते हैं और अपनी इमोशनल लाइफ को खुद शेप करना शुरू कर देते हैं। इस चैप्टर का एसेंस ये है कि डीप कनेक्शन कोई स्पेशल टैलेंट नहीं है, बल्कि एक कॉन्शियस चॉइस है। हर दिन, हर इंटरेक्शन में हम चूज कर सकते हैं कि हम जजमेंट के साथ मिलेंगे या क्यूरियोसिटी के साथ, फियर के साथ मिलेंगे या ओपननेस के साथ। जब हम बार बार ओपननेस चूज करते हैं, तब हमारी जिंदगी सिर्फ लोगों से नहीं, बल्कि मीनिंग से भी जुड़ जाती है। और इसी जुड़ाव में वो क्वाइट, स्टडी हैप्पीनेस होती है, जो किसी अचीवमेंट से नहीं, बल्कि ह्यूमन वार्मथ से पैदा होती है।
इंसान अक्सर कंपैशन को एक इमोशनल या मॉरल कॉन्सेप्ट समझता है, जैसे ये सिर्फ अच्छे लोगों के लिए होता हो या सिर्फ तब यूज़ किया जाता हो जब कोई बहुत ज़्यादा रिलीजियस या स्पिरिचुअल हो। दलाई लामा इस चैप्टर में इस गलत फहमी को धीरे धीरे दूर करते हैं और बताते हैं कि कंपैशन कोई एक्स्ट्रा क्वालिटी नहीं है जो कुछ लोगों के पास होती है और कुछ के पास नहीं, बल्कि ये इंसान होने का बेसिक फीचर है। वो कहते हैं कि जैसे भूख लगना या दर्द महसूस करना नेचुरल है, वैसे ही दूसरों के दुख को महसूस करना भी हमारी नेचुरल कैपेसिटी है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे पास कंपैशन नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम उसे यूज़ करना भूल गए हैं। दलाई लामा ये समझाते हैं कि जब इंसान कंपैशन के साथ जीता है, तब उसका सबसे बड़ा फ़ायदा दूसरों को नहीं बल्कि खुद को होता है। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि अगर हम दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचेंगे तो हम कमज़ोर हो जाएंगे या लोग हमारा फ़ायदा उठा लेंगे, लेकिन रियलिटी बिल्कुल उल्टा होती है। जब हम सिर्फ अपने बारे में सोचते रहते हैं, तब हमारा मन टाइट हो जाता है, हर चीज़ थ्रेट लगने लगती है और ज़िंदगी एक कांस्टेंट डिफेंस मोड में चलने लगती है। लेकिन जब हम अपनी सोच को थोड़ा एक्सपैंड कर देते हैं, जब हम दूसरों के दर्द और स्ट्रगल्स को समझने लगते हैं, तब हमारा अपना दुख भी हल्का महसूस होने लगता है। इस चैप्टर में दलाई लामा कंपैशन को इमोशनल वीकनेस नहीं बल्कि इमोशनल स्ट्रेंथ के रूप में दिखाते हैं। वो कहते हैं कि गुस्सा, नफ़रत और रिजेंटमेंट जैसे इमोशंस इंसान को थका देते हैं, इनमें एनर्जी लगती है और ये एनर्जी धीरे धीरे हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों को डैमेज करती है। जबकि कंपैशन एक ऐसा इमोशन है जो एनर्जी कंज्यूम नहीं करता बल्कि जनरेट करता है। जब हम किसी के लिए जेन्युइन कंसर्न फील करते हैं, तब हमारा मन सॉफ्ट होता है, बॉडी रिलैक्स होती है और स्ट्रेस नेचुरली कम हो जाता है। इसी वजह से कंपैशनेट लोग ज़्यादा काम और बैलेंस्ड दिखते हैं। दलाई लामा ये भी बताते हैं कि कंपैशन का डायरेक्ट इफेक्ट हमारी हेल्थ पर पड़ता है। जब हम कांस्टेंट नेगेटिव इमोशंस में जीते हैं, तो बॉडी हमेशा स्ट्रेस रिस्पॉन्स में रहती है। इससे ब्लड प्रेशर, एंग्जाइटी और फटीग जैसे इश्यूज बढ़ते हैं। लेकिन जब हम काइंडनेस और कंपैशन के साथ जीते हैं, तो बॉडी को सिग्नल मिलता है कि एनवायरनमेंट सेफ है। इससे नर्वस सिस्टम रिलैक्स होता है और ओवरऑल वेलबींग इंप्रूव होती है। इस सेंस में कंपैशन सिर्फ इमोशनल प्रैक्टिस नहीं बल्कि एक प्रैक्टिकल सर्वाइवल स्ट्रैटेजी भी है। इस चैप्टर में दलाई लामा कंपैशन और हैप्पीनेस के बीच का रिलेशन बहुत क्लियरली दिखाते हैं। वो कहते हैं कि जो लोग ज़्यादा कंपैशनेट होते हैं, वो नेचुरली ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि उनकी खुशी सिर्फ उनके पर्सनल सक्सेस पर डिपेंड नहीं होती। वो छोटी छोटी चीज़ों से सेटिस्फैक्शन फील कर लेते हैं, जैसे किसी की हेल्प करना, किसी का दर्द समझना या सिर्फ किसी के साथ वार्म इंटरेक्शन शेयर करना। ये खुशी लाउड नहीं होती लेकिन डीप होती है। ये वो खुशी होती है जो सर्कमस्टांसेस बदलने पर भी ज़्यादा ईजिली नहीं हिलती। दलाई लामा ये भी क्लैरिफाई करते हैं कि कंपैशन का मतलब ये नहीं होता कि हम हर किसी को पसंद करें या हर बिहेवियर को एक्सेप्ट करें। कंपैशन का मतलब होता है कि हम दूसरे इंसान को एक ह्यूमन बीइंग की तरह देखें, जिसके पास भी अपनी लिमिटेशंस, फियर्स और कन्फ्यूजन है। जब हम इस नज़रिए से लोगों को देखते हैं, तब गुस्सा नेचुरली कम हो जाता है। हम हर चीज़ को पर्सनल नहीं लेते। इससे कॉन्फ्लिक्ट्स कम होते हैं और कम्युनिकेशन बेटर होती है। इस चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है कि कंपैशन फियर को कम करती है। ज़्यादातर इंसानी कॉन्फ्लिक्ट्स फियर से पैदा होते हैं, रिजेक्शन का फियर, लॉस का फियर या कंट्रोल खो देने का फियर। जब हम कंपैशन डेवलप करते हैं, तब हम दूसरों को थ्रेट की तरह देखना बंद कर देते हैं। इससे हमारी बॉडी और माइंड दोनों रिलैक्स होते हैं। दलाई लामा कहते हैं कि फियरलेस माइंड ही हैप्पी माइंड होता है और कंपैशन इस फियरलेस स्टेट तक पहुँचने का एक नेचुरल रास्ता है। दलाई लामा ये भी बताते हैं कि कंपैशन रिलेशनशिप्स को ट्रांसफॉर्म कर देती है। जब हम अपने क्लोज रिलेशनशिप्स में भी सिर्फ अपनी नीड्स और एक्सपेक्टेशंस के साथ एंटर करते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट्स इनेविटेबल हो जाते हैं। लेकिन जब हम ये समझने लगते हैं कि दूसरा भी अपनी स्ट्रगल से गुजर रहा है, तब हम ज़्यादा पेशेंट हो जाते हैं। ये पेशेंट रिलेशनशिप को ज़्यादा स्टेबल और सिक्योर बनाता है। इसी स्टेबिलिटी में इंटीमेसी और ट्रस्ट ग्रो करता है। इस चैप्टर में दलाई लामा कंपैशन और फॉरगिवनेस के कनेक्शन पर भी बात करते हैं। वो कहते हैं कि जब हम किसी को माफ़ नहीं कर पाते, तो हम पास्ट को अपने साथ उठाकर चलते रहते हैं। ये बोझ हमारी खुशी को धीरे धीरे क्रश कर देता है। फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं होता कि हम गलत चीज़ को सही मान लें, बल्कि ये होता है कि हम अपने दिल को अननेसेसरी पॉइजन से फ्री कर लें। जब कंपैशन के साथ फॉरगिवनेस आती है, तब हमारा माइंड लाइट हो जाता है और फ्यूचर के लिए जगह बन जाती है। दलाई लामा ये भी समझाते हैं कि कंपैशन सोसाइटी के लेवल पर भी बहुत पावरफुल है। जब इंडिविजुअल्स कंपैशनेट होते हैं, तब कम्युनिटीज़ ज़्यादा सपोर्टिव और कोऑपरेटिव होती हैं। कंपटीशन कम होता है, ट्रस्ट बढ़ता है और कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा पीसफुली रिजॉल्व होते हैं। वो ये कहते हैं कि अगर सोसाइटी सिर्फ लॉज और रूल्स के भरोसे चले बिना ह्यूमन वार्मथ के, तो वो मैकेनिकल हो जाती है। कंपैशन ही वो ग्लू है जो सोसाइटी को ह्यूमन बनाए रखता है।
इस चैप्टर का टोन बहुत प्रैक्टिकल है। दलाई लामा ये नहीं कहते कि कंपैशन हमेशा ईजी होती है। कभी कभी जब हम हर्ट होते हैं तब कंपैशन फील करना मुश्किल होता है, लेकिन वो कहते हैं कि इसी मोमेंट पर कंपैशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। जब हम अपने पेन के साथ थोड़ी अंडरस्टैंडिंग लाते हैं तो पेन हमें बिटर नहीं बनाता बल्कि वाइजर बना देता है। चैप्टर के एंड तक ये फीलिंग डेवलप होती है कि कंपैशन कोई आइडियलिस्टिक कॉन्सेप्ट नहीं है जो रियल लाइफ में काम ना आए, बल्कि ये एक डीपली प्रैक्टिकल अप्रोच है जो हमारी मेंटल हेल्थ, रिलेशनशिप्स और ओवरऑल हैप्पीनेस को इंप्रूव करती है। जब हम कंपैशन को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बना लेते हैं तब हमारी ज़िंदगी ज़्यादा मीनिंगफुल लगने लगती है, क्योंकि हम सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहे होते बल्कि एक शेयर्ड ह्यूमन एक्सपीरियंस का हिस्सा बन जाते हैं। दलाई लामा का मैसेज इस चैप्टर में बहुत क्लियर और कंफर्टिंग है। वो कहते हैं कि अगर हम खुश रहना चाहते हैं तो हमें सिर्फ अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने पर फोकस नहीं करना चाहिए, बल्कि अपना दिल भी थोड़ा बड़ा करना चाहिए। जब दिल बड़ा होता है तब प्रॉब्लम्स छोटी लगने लगती हैं, और इसी प्रोसेस में हम ये डिस्कवर करते हैं कि कंपैशन कोई बर्डन नहीं है बल्कि एक गिफ्ट है जो जितना ज़्यादा बांटा जाए उतना ही ज़्यादा खुद के पास लौट कर आता है। जिंदगी का एक सच जो कोई भी इंसान चाहे कितनी ही कोशिश करे इग्नोर नहीं कर सकता, वो है सफरिंग। दुख, पेन, लॉस, डिसअपॉइंटमेंट और फियर किसी ना किसी फॉर्म में हर इंसान के जीवन का हिस्सा बनते ही हैं। दलाई लामा इस चैप्टर में सबसे पहले इसी रियलिटी को एक्सेप्ट करने की बात करते हैं। वो ये नहीं कहते कि सफरिंग गलत है या ज़िंदगी का फेलियर है, बल्कि वो कहते हैं कि सफरिंग एक नेचुरल एक्सपीरियंस है, बिल्कुल वैसे ही जैसे खुशी या एक्साइटमेंट। प्रॉब्लम सफरिंग होने में नहीं होती, प्रॉब्लम होती है हमारे उससे डील करने के तरीके में। ज़्यादातर लोग सफरिंग से भागने की कोशिश करते हैं। जब पेन आता है हम या तो उसे डिनाई कर देते हैं या फिर डिस्ट्रैक्शन के ज़रिए उससे भूलने की कोशिश करते हैं। हम खुद को काम में बिजी रखते हैं, एंटरटेनमेंट में खो जाते हैं या फिर अपने इमोशंस को दबाने लगते हैं। लेकिन दलाई लामा कहते हैं कि जो दुख हम फेस नहीं करते वो ख़त्म नहीं होता, बल्कि अंदर ही अंदर स्ट्रॉन्ग होता जाता है। ये सप्रेस्ड सफरिंग धीरे धीरे एंग्जाइटी, एंगर और बिटरनेस का रूप ले लेती है। इस चैप्टर में दलाई लामा एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल बात रखते हैं कि सफरिंग को फेस करने का मतलब ये नहीं होता कि हम उसे पसंद करने लगें या उसमें फंस जाएं। सफरिंग को फेस करने का मतलब होता है उसे जैसा है वैसा ही देखना, बिना रेजिस्टेंस के, बिना ओवर ड्रामा के। जब हम किसी पेन को तुरंत लेबल कर देते हैं कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है या ये बिल्कुल अनफेयर है, तब हम अपनी सफरिंग को और ज़्यादा हैवी बना देते हैं। लेकिन जब हम ये मान लेते हैं कि पेन लाइफ का पार्ट है, तब पेन का इमोशनल लोड थोड़ा कम हो जाता है। दलाई लामा ये भी समझाते हैं कि सफरिंग का एक बड़ा हिस्सा हम खुद क्रिएट करते हैं अपनी सोच के थ्रू। एक प्रॉब्लम होती है लेकिन हम उस पर बार बार सोचकर, वर्स्ट सिनेरियोज इमेजिन करके और अपने आप को विक्टिम फील करके उस प्रॉब्लम को कई गुना बड़ा बना देते हैं। ये एक्स्ट्रा लेयर जो हम अपनी थिंकिंग से ऐड करते हैं वही रियल सफरिंग होती है। जब हम ये समझ लेते हैं कि पेन और सफरिंग अलग चीज़ें हैं, तब हम अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा शिफ्ट महसूस करते हैं। इस चैप्टर में दलाई लामा ये भी बताते हैं कि सफरिंग का एक गहरा कनेक्शन इम्पर्मानेंट से है। ज़िंदगी में जो भी है वो परमानेंट नहीं है, खुशी भी टेम्पररी है और दुख भी। लेकिन जब हम दुख के मोमेंट में होते हैं तब हमें लगता है कि ये हमेशा रहेगा। ये फीलिंग ही सफरिंग को अनबेरेबल बना देती है। जब इंसान ये याद रखता है कि हर चीज़ बदलती है, तब दुख के बीच भी एक छोटी सी होप बनी रहती है जो मन को टूटने से बचाती है। दलाई लामा ये भी कहते हैं कि सफरिंग को फेस करने का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये नहीं होता कि हम खुद को ब्लेम करें, इसका मतलब होता है ये एक्सेप्ट करना कि हम अपनी रिएक्शन के लिए जिम्मेदार हैं। हम किसी इवेंट को कंट्रोल ना कर पाएं, लेकिन हम उस इवेंट के रिस्पॉन्स को ज़रूर कंट्रोल कर सकते हैं। जब हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं तब हम पावरलेस महसूस करना बंद कर देते हैं। इस चैप्टर में कंपैशन का रोल भी बहुत डीपली आता है। दलाई लामा कहते हैं कि जब हम सिर्फ अपनी सफरिंग पर फोकस करते रहते हैं तब वो और इंटेंस हो जाती है। लेकिन जब हम ये देखना शुरू कर देते हैं कि दुनिया में कितने लोग हम जैसे या हमसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, तब हमारा पेन एक वाइडर कॉन्टेक्स्ट में आ जाता है। ये कंपैरिजन दुख को ट्रिवियल नहीं बनाता, बल्कि उसे मैनेजेबल बना देता है। इससे हम अपने पेन के साथ अकेला महसूस नहीं करते। दलाई लामा ये भी बताते हैं कि सफरिंग हमारी ईगो को चैलेंज करती है। हम अक्सर सोचते हैं कि हम स्पेशल हैं, हमारी लाइफ स्मूथ होनी चाहिए और प्रॉब्लम सिर्फ दूसरों के साथ होनी चाहिए। जब सफरिंग आती है तो हमारा ये इल्यूजन टूट जाता है। लेकिन इसी टूटने के प्रोसेस में ह्यूमिलिटी और मैच्योरिटी डेवलप होती है। जब इंसान ये एक्सेप्ट कर लेता है कि वो भी बाकी सब की तरह वल्नरेबल है, तब उसके अंदर दूसरों के लिए जेन्युइन अंडरस्टैंडिंग पैदा होती है। इस चैप्टर का एक बहुत गहरा मैसेज ये है कि सफरिंग ग्रोथ का भी एक सोर्स हो सकती है। दलाई लामा ये नहीं कहते कि सफरिंग अच्छी चीज़ है, लेकिन वो ये कहते हैं कि अगर सफरिंग आ ही गई है तो उसे वेस्ट करना ज़रूरी नहीं है। जब हम अपने दुख से कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, जब हम उसे अपनी अंडरस्टैंडिंग को डीपन करने के लिए यूज़ करते हैं, तब सफरिंग हमें बिटर नहीं बनाती बल्कि वाइजर बना देती है।
दलाई लामा ये भी समझाते हैं कि सफरिंग को फेस करने के लिए पेशेंस बहुत ज़रूरी है। जब पेन होता है तब हम तुरंत रिलीफ चाहते हैं, लेकिन हर पेन का इंस्टेंट सोल्यूशन नहीं होता। कभी कभी सिर्फ टाइम ही हीलिंग देता है। जब हम इम्पेशेंस के साथ पेन को पुश करते हैं तो हम और फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, लेकिन जब हम पेशेंस के साथ अपने इमोशंस के साथ रहते हैं तब धीरे धीरे उनकी इंटेंसिटी कम होने लगती है। इस चैप्टर में दलाई लामा फियर के बारे में भी बात करते हैं, क्योंकि फियर सफरिंग का एक बड़ा हिस्सा होता है। लॉस का फियर, फ्यूचर का फियर, रिजेक्शन का फियर। वो कहते हैं कि ज़्यादातर फियर इमेजिनेशन से पैदा होता है। हम फ्यूचर के दुख को प्रेजेंट में जीने लगते हैं। जब हम अपने माइंड को प्रेजेंट मोमेंट में वापस लाते हैं तब फियर का ग्रिप धीरे धीरे लूज होने लगता है। दलाई लामा ये भी बताते हैं कि सफरिंग को फेस करते वक्त ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी होती है। खुद से झूठ बोलना या प्रिटेंड करना कि सब ठीक है शॉर्ट टर्म में ईजी लग सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये और पेन क्रिएट करता है। जब हम अपने दुख को एक्सेप्ट करते हैं, जब हम खुद से ये कहते हैं कि हाँ अभी मुश्किल है, तब हम अपने आप के साथ एक जेन्युइन रिलेशनशिप बना लेते हैं। ये सेल्फ ऑनेस्टी ही इनर स्ट्रेंथ का बेस होती है। इस चैप्टर के एंड तक ये समझ आता है कि सफरिंग कोई एनिमी नहीं है जिससे लड़ना हो, बल्कि एक टीचर है जिससे सीखना हो। जब हम सफरिंग से भागते हैं तब वो हमें चेस करती है, लेकिन जब हम उसका सामना करते हैं तब वो धीरे धीरे अपनी पावर खो देती है। पेन रह सकता है लेकिन सफरिंग कम हो जाती है। दलाई लामा का मैसेज ये है कि ज़िंदगी का गोल सफरिंग को कम्प्लीटली एलिमिनेट करना नहीं है, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है। ज़िंदगी का गोल ये है कि हम सफरिंग के साथ कैसे रहते हैं ये सीखना। जब हम ये स्किल डेवलप कर लेते हैं तब ज़िंदगी चाहे परफेक्ट ना हो, लेकिन हम उसे हैंडल करने के लिए रेडी होते हैं। इसी रेडीनेस में एक डीप क्वाइट स्ट्रेंथ होती है जो दुख के बीच भी इंसान को अंदर से टूटने नहीं देती। और इसी स्ट्रेंथ के साथ सफरिंग धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होने लगती है। वो हमें कमज़ोर नहीं बल्कि ज़्यादा ह्यूमन बना देती है। वो हमें दूसरों के दुख को समझने के लायक बना देती है, और इसी समझ से कंपैशन और इनर पीस का जन्म होता है, जो चाहे लाइफ कितनी ही अनप्रेडिक्टेबल हो, हमें एक स्टडी ग्राउंड देता है जहां हम खड़े रह सकते हैं। जिंदगी में कई बार हमें लगता है कि हम जो दुख झेल रहे हैं वो सिर्फ सिचुएशंस की वजह से है। किसी ने हमें हर्ट किया, कोई चीज़ हमसे छिन गई, कोई सपना पूरा नहीं हुआ, या जिंदगी ने एक्सपेक्टेड तरीके से साथ नहीं दिया। दलाई लामा इस चैप्टर में इस सोच को थोड़ा और गहरा ले जाते हैं और बताते हैं कि दुख का एक बड़ा हिस्सा हम खुद क्रिएट करते हैं, बिना इस बात का एहसास किए। ये बात सुनने में अनकंफर्टेबल लग सकती है, लेकिन इसके अंदर ही एक बहुत बड़ी फ्रीडम छुपी होती है। दलाई लामा ये समझाते हैं कि इवेंट्स और सिचुएशंस अपनी जगह होती हैं, लेकिन उन पर हमारी रिएक्शन ही एक्चुअल सफरिंग को जन्म देती है। एक ही सिचुएशन दो लोगों के लिए बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस बन सकती है। किसी के लिए वो चैलेंज होता है, किसी के लिए वही चीज़ ट्रॉमा बन जाती है। फ़र्क सिचुएशन का नहीं होता, फ़र्क होता है उस स्टोरी का जो हम अपने दिमाग में बना लेते हैं। ये स्टोरीज़ ही धीरे धीरे हमारी आइडेंटिटी बन जाती हैं, और फिर हम उनके थ्रू ज़िंदगी को देखने लगते हैं। इस चैप्टर में दलाई लामा एक्सपेक्टेशन को सेल्फ क्रिएटेड सफरिंग का एक सबसे बड़ा सोर्स बताते हैं। हम जिंदगी से, लोगों से और खुद से भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं। हम सोचते हैं लोग हमें समझेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, फेयर बिहेव करेंगे। जब रियलिटी इस एक्सपेक्टेशन से अलग होती है तब दुख सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट का नहीं होता, बल्कि उस इमोशनल रेजिस्टेंस का होता है जो हम अंदर ही अंदर क्रिएट कर लेते हैं। हम कहते हैं ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, और इसी नहीं होना चाहिए था के साथ सफरिंग शुरू हो जाती है। दलाई लामा ये भी बताते हैं कि अटैचमेंट सफरिंग को और गहरा बना देता है। जब हम किसी चीज़, किसी इंसान या किसी इमेज से ज़्यादा चिपक जाते हैं तब उसके जाने का डर हमेशा साथ रहता है। हम चाहते हैं सब कुछ परमानेंट हो जाए, जबकि ज़िंदगी का नेचर ही चेंज है। इस इम्परमानेंस को एक्सेप्ट ना करना ही हमारी सफरिंग को बढ़ाता है। जब चीज़ें बदलती हैं तो हम सिर्फ लॉस महसूस नहीं करते, बल्कि बिट्रेयल, इनजस्टिस और सेल्फ पिटी भी महसूस करते हैं। इस चैप्टर का एक बहुत गहरा हिस्सा ये है कि दलाई लामा ईगो को सेल्फ क्रिएटेड सफरिंग का साइलेंट आर्किटेक्ट बताते हैं। ईगो हमें ये फील कराता है कि हम अलग हैं, स्पेशल हैं और हमारे साथ बुरा नहीं होना चाहिए। जब कोई चीज़ हमारी ईगो के अगेंस्ट जाती है तब हम हर्ट होते हैं। वो हर्ट अक्सर एक्चुअल पेन से ज़्यादा होता है। एक छोटी सी बात, एक कमेंट, एक रिजेक्शन ईगो को लग जाए तो हम दिनों तक उसे पकड़ के रखते हैं। इसी पकड़ने से सफरिंग सस्टेन होती है। दलाई लामा ये भी समझाते हैं कि सेल्फ क्रिएटेड सफरिंग का एक बड़ा हिस्सा रूमिनेशन से आता है। हम पास्ट को बार बार याद करते हैं, वही बातें, वही सीन्स, वही वर्ड्स रिपीट करते रहते हैं। हर रेपिटेशन के साथ दुख थोड़ा और फ्रेश हो जाता है। प्रॉब्लम ये नहीं होती कि पास्ट में क्या हुआ, प्रॉब्लम ये होती है कि हम उसे छोड़ नहीं पाते। पास्ट फिजिकली ख़त्म हो चुका होता है, लेकिन मेंटली हम उसे रोज़ जी रहे होते हैं। ये मेंटल रेपिटेशन ही सफरिंग को जिंदा रखती है। इस चैप्टर में दलाई लामा फियर को भी सेल्फ क्रिएटेड सफरिंग का एक मेजर कंपोनेंट बताते हैं। ज़्यादातर फियर फ्यूचर से जुड़ा होता है। क्या होगा अगर ये हो गया, क्या होगा अगर मैं फेल हो गया, क्या होगा अगर लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे।
ये अगर और शायद से भरी सोच हमारे प्रेजेंट को पॉइजन कर देती है। जब हम फ्यूचर के इमेजिन्ड पेन को प्रेजेंट में लाकर जीने लगते हैं, तब हम बिना किसी रियल डेंजर के भी सफ़र करते रहते हैं। दलाई लामा ये भी बताते हैं कि कंपैरिजन सफरिंग को जन्म देता है। जब हम अपनी ज़िंदगी को दूसरों की ज़िंदगी से कंपेयर करते हैं, तब हम हमेशा कुछ न कुछ कम महसूस करते हैं। कोई ज़्यादा सक्सेसफुल लगता है, कोई ज़्यादा कॉन्फिडेंट, कोई ज़्यादा खुश। इस कंपैरिजन में हम अपनी जर्नी, अपनी ग्रोथ और अपनी स्ट्रगल्स को इग्नोर कर देते हैं। कंपैरिजन का रिजल्ट कभी पीस नहीं होता, सिर्फ इनसिक्योरिटी होती है, और इनसिक्योरिटी ही सफरिंग का एक साइलेंट फॉर्म है। इस चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि दलाई लामा सफरिंग के लिए खुद को ब्लेम करने को इनकरेज नहीं करते। वो ये नहीं कहते कि अगर आप दुखी हैं तो आप ही गलत हैं। वो सिर्फ ये दिखाते हैं कि जब सफरिंग सेल्फ क्रिएटेड होती है, तब उसे ट्रांसफॉर्म भी हम ही कर सकते हैं। ये रियलाइजेशन इंसान को विक्टिम माइंडसेट से निकालकर रिस्पॉन्सिबिलिटी के जोन में लाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पनिशमेंट नहीं होती, बल्कि एम्पावरमेंट होती है। दलाई लामा ये भी समझाते हैं कि सेल्फ क्रिएटेड सफरिंग को कम करने के लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। जब हम अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना सीख जाते हैं, तब हम ये देख पाते हैं कि कौन सा थॉट हमें हेल्प कर रहा है और कौन सा हमें हर्ट कर रहा है। ये ऑब्जर्वेशन बिना जजमेंट के होती है। जैसे ही हम किसी थॉट को पहचान लेते हैं, उसका ग्रिप ऑटोमेटिकली थोड़ा लूज हो जाता है। इस तरह सफरिंग धीरे धीरे अपनी इंटेंसिटी खो देती है। इस चैप्टर में दलाई लामा एक्सेप्टेंस के रोल पर भी जोर देते हैं। एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं होता कि हम सिचुएशन को पसंद करने लगे। एक्सेप्टेंस का मतलब होता है रियलिटी को जैसा है वैसा देखना, बिना फाइट के। जब हम रियलिटी के साथ लड़ते हैं, तब हम एनर्जी वेस्ट करते हैं, लेकिन जब हम रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तब हमारी एनर्जी फ्री हो जाती है, जिसे हम सोल्यूशन या हीलिंग में लगा सकते हैं। दलाई लामा ये भी बताते हैं कि सेल्फ क्रिएटेड सफरिंग का एक सटल फॉर्म सेल्फ जजमेंट होता है। हम खुद को हार्शली जज करते हैं, अपनी गलतियों को एग्जैजरेट करते हैं और खुद से वो स्टैंडर्ड्स एक्सपेक्ट करते हैं जो हम किसी और से एक्सपेक्ट नहीं करते। इस इनर क्रिटिक की आवाज़ हमारे दुख को और गहरा कर देती है। जब हम सेल्फ कंपैशन डेवलप करते हैं, तब ये आवाज़ धीरे धीरे सॉफ्ट हो जाती है, और जब आवाज़ सॉफ्ट होती है, तब माइंड भी सॉफ्ट हो जाता है। इस चैप्टर के फ्लो में दलाई लामा ये क्लियर करते हैं कि सेल्फ क्रिएटेड सफरिंग का सोल्यूशन सप्रेशन नहीं है। अगर हम नेगेटिव थॉट्स को ज़बरदस्ती पुश करते हैं, तो वो और स्ट्रांग हो जाते हैं। सोल्यूशन अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग और लेटिंग गो है। जब हम किसी थॉट को पूरी तरह समझ लेते हैं, तब उसे पकड़ के रखने की ज़रूरत नहीं रहती, वो नेचुरली चला जाता है। चैप्टर के एंड तक ये समझ आता है कि ज़िंदगी के सबसे ज़्यादा पेनफुल मोमेंट्स हमारी लाइफ के सबसे ऑनेस्ट टीचर्स भी होते हैं। वो हमें दिखाते हैं कि हम कहाँ अननेसेसरी रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, कहाँ हम रियलिटी से लड़ रहे हैं और कहाँ हम अपने आप के साथ अनफेयर हो रहे हैं। जब हम इन लेसन्स को समझ लेते हैं, तब सफरिंग धीरे धीरे अपनी पावर खो देती है। दलाई लामा का मैसेज ये है कि हम अपनी सारी सफरिंग खत्म नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी खुद बनाई हुई सफरिंग को ज़रूर कम कर सकते हैं। और जैसे जैसे ये अननेसेसरी सफरिंग कम होती जाती है, वैसे वैसे हमारी ज़िंदगी लाइटर होती जाती है। हम प्रॉब्लम्स के साथ भी जी पाते हैं, बिना उनके नीचे दबे हुए। इसी फ्रीडम में एक शांत ग्राउंडेड हैप्पीनेस होती है, जो परफेक्ट लाइफ का रिजल्ट नहीं होती, बल्कि क्लियर माइंड का नेचुरल आउटकम होती है। और जब इंसान ये देख लेता है कि दुख का एक बड़ा हिस्सा उसके अपने थॉट से पैदा होता है, तब वो अपनी ज़िंदगी के साथ एक नया रिलेशनशिप बना लेता है। एक ऐसा रिलेशनशिप जहाँ दुख आता तो है, लेकिन रूल नहीं करता। और इसी जगह से सफरिंग ट्रांसफॉर्म होना शुरू होती है, बिना फाइट के, बिना ड्रामा के, सिर्फ समझ के। जिंदगी में अक्सर दुख का कारण सिचुएशन से ज़्यादा हमारा नज़रिया होता है, लेकिन इस बात को समझना और एक्सेप्ट करना इतना आसान नहीं होता। जब कोई प्रॉब्लम आती है, जब पेन होता है, तब हमें लगता है कि दुनिया ही गलत हो गई है। दलाई लामा इस चैप्टर में इसी इल्यूजन को धीरे धीरे डिसॉल्व करते हैं और बताते हैं कि सफरिंग को कम करने का सबसे इफ़ेक्टिव तरीका सिचुएशन को बदलने की कोशिश नहीं, बल्कि अपनी पर्सपेक्टिव को शिफ्ट करना है। पर्सपेक्टिव का मतलब सिर्फ पॉजिटिव सोचना नहीं होता। ये कह देना कि सब ठीक हो जाएगा जब मन टूट रहा हो, अक्सर सुपरफिशियल लगता है। दलाई लामा ये समझाते हैं कि पर्सपेक्टिव शिफ्ट करना का मतलब होता है चीज़ों को ज़्यादा वाइड लेंस से देखना। जब हम किसी प्रॉब्लम के बिल्कुल बीच में फंसे होते हैं, तब वो प्रॉब्लम पूरी ज़िंदगी जैसी लगने लगती है, लेकिन जब हम थोड़ा पीछे हटकर उस सिचुएशन को देखते हैं, तब उसकी इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होने लगती है। इस चैप्टर में दलाई लामा बताते हैं कि हम नेचुरली अपने पेन को एग्जैजरेट कर देते हैं। जब हम दुखी होते हैं, तब हमारा फोकस सिर्फ उस चीज़ पर होता है जो गलत हो रही है। हम भूल जाते हैं कि ज़िंदगी में और भी बहुत कुछ चल रहा है। पर्सपेक्टिव शिफ्ट का मतलब ये होता है कि हम अपनी सफरिंग को डिनाई नहीं करते, लेकिन उसे पूरी रियलिटी नहीं बनने देते। दुख होता है, लेकिन दुख के अलावा भी ज़िंदगी में और रंग होते हैं, और जब हम उन रंगों को देखना शुरू कर देते हैं, तब दुख का डोमिनेंस कम हो जाता है। दलाई लामा ये भी समझाते हैं कि कंपैरिजन पर्सपेक्टिव को डिस्टॉर्ट कर देता है। जब हम अपनी सिचुएशन को आइडियल सिनेरियो से कंपेयर करते हैं, तब हमेशा कमी ही दिखेगी, लेकिन जब हम अपनी सिचुएशन को उन लोगों के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं जो हमसे ज़्यादा मुश्किल में हैं, तब ग्रैटिट्यूड नेचुरली पैदा होती है।
ये कंपैरिजन सफरिंग को ट्रिवियल बनाने के लिए नहीं होता, बल्कि पर्सपेक्टिव को बैलेंस करने के लिए होता है। इससे हमें ये याद आता है कि हम सिर्फ विक्टिम नहीं हैं, बल्कि बहुत से एस्पेक्ट्स में फॉर्चुनेट भी हैं। इस चैप्टर में दलाई लामा इम्पर्मनेंस के कॉन्सेप्ट को फिर से लेकर आते हैं, लेकिन इस बार एक अलग एंगल से। वो कहते हैं कि जब हम ये समझ लेते हैं कि हर चीज़ टेम्पररी है, तब हम दुख को एक परमानेंट लेबल देना बंद कर देते हैं। जब हम किसी प्रॉब्लम को ये कहकर देखते हैं कि ये हमेशा रहेगी, तब वो अनबेरेबल लगने लगती है। लेकिन जब हम उसे एक फेज़ की तरह देखते हैं, तब उसे हैंडल करना आसान हो जाता है। पर्सपेक्टिव का ये शिफ्ट पेन को कम नहीं करता, लेकिन होप को जिंदा रखता है। दलाई लामा ये भी बताते हैं कि अक्सर हम अपनी सफरिंग को पर्सनल बना लेते हैं। हम सोचते हैं ये सिर्फ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। ये थॉट हमें आइसोलेट कर देता है। लेकिन जब हम ये समझते हैं कि सफरिंग एक यूनिवर्सल एक्सपीरियंस है, तब हम अपने पेन के साथ अकेला महसूस नहीं करते। पर्सपेक्टिव का ये चेंज लोनलीनेस को कम करता है, और जब लोनलीनेस कम होती है तब पेन भी थोड़ा मैनेजेबल हो जाता है। इस चैप्टर में दलाई लामा एक बहुत सटल बात करते हैं कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिटी बना लेते हैं। हम कहने लगते हैं मैं दुखी हूँ, मैं अनलकी हूँ, मैं फेलियर हूँ। जब हम किसी प्रॉब्लम को अपनी आइडेंटिटी से जोड़ देते हैं, तब वो प्रॉब्लम और स्ट्रांग हो जाती है। पर्सपेक्टिव शिफ्ट का मतलब होता है प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ही रहने देना, अपनी पहचान नहीं बनाना। मैं दुख एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, लेकिन मैं दुख नहीं हूँ। ये छोटा सा शिफ्ट हमारे इनर डायलॉग को कम्प्लीटली बदल देता है। दलाई लामा ये भी समझाते हैं कि पर्सपेक्टिव शिफ्ट करने में टाइम लगता है। ये एक इंस्टेंट ट्रिक नहीं है। जब पेन फ्रेश होता है तब वाइड व्यू लेना मुश्किल होता है, इसलिए वो पेशेंस पर जोर देते हैं। धीरे धीरे जब इमोशन सेटल होते हैं, तब हम चीज़ों को ज़्यादा क्लैरिटी के साथ देख पाते हैं। ये क्लैरिटी ही सफरिंग को ट्रांसफॉर्म करने का पहला स्टेप होती है। इस चैप्टर में ग्रैटिट्यूड का कॉन्सेप्ट भी नेचुरली इमर्ज होता है। दलाई लामा कहते हैं कि ग्रैटिट्यूड कोई फोर्स्ड एक्सरसाइज नहीं है। जब पर्सपेक्टिव नेचुरली वाइडन होता है, तब ग्रैटिट्यूड अपने आप आ जाती है। जब हम ये देखते हैं कि हमारे पास क्या है, सिर्फ ये नहीं कि क्या चला गया, तब माइंड में एक बैलेंस क्रिएट होता है। ये बैलेंस सफरिंग के बीच भी एक ग्राउंडिंग फील देता है। दलाई लामा ये भी बताते हैं कि पर्सपेक्टिव शिफ्ट का एक पावरफुल तरीका है दूसरों के पेन को समझना। जब हम किसी और के दुख को जेन्युइनली देखते हैं, तब हमारा अपना दुख थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। ये इसलिए नहीं होता कि हमारा दुख कम हो गया, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि हमारा फोकस एक्सपैंड हो गया होता है। इस एक्सपेंशन में कंपैशन पैदा होती है, और कंपैशन सफरिंग का नेचुरल एंटीडोट होती है। इस चैप्टर का एक गहरा हिस्सा ये है कि दलाई लामा सफरिंग को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखने की बात करते हैं। अपॉर्चुनिटी का मतलब ये नहीं कि सफरिंग अच्छी चीज़ है, बल्कि ये कि सफरिंग हमें कुछ देखने और समझने का मौका देती है, जो कंफर्ट में पॉसिबल नहीं होता। जब पर्सपेक्टिव शिफ्ट होता है, तब पेन सिर्फ पेन नहीं रहता, बल्कि एक टीचर बन जाता है। ये टीचर हमें पेशेंस, ह्यूमिलिटी और अंडरस्टैंडिंग सिखाता है। दलाई लामा ये भी समझाते हैं कि पर्सपेक्टिव शिफ्ट का मतलब रियलिटी से भागना नहीं है, ये एस्केपिज्म नहीं है। ये रियलिटी को और क्लियरली देखना है, बिना अननेसेसरी इमोशनल वेट के। जब हम किसी सिचुएशन को ठंडे दिमाग से देख पाते हैं, तब हम बेटर डिसीजंस ले पाते हैं। ये डिसीजन सफरिंग को कम करने में मदद करते हैं, जबकि इमोशनल रिएक्टिविटी सफरिंग को बढ़ा देती है। इस चैप्टर में दलाई लामा ये भी कहते हैं कि पर्सपेक्टिव शिफ्ट से पेन कंप्लीटली खत्म नहीं होता, लेकिन पेन का नेचर बदल जाता है। वो शार्प और ओवरवेलमिंग नहीं रहता, बल्कि डल और मैनेजेबल हो जाता है। ये डिफरेंस ही एक इंसान को कोलैप्स होने और स्टैंड कर पाने के बीच का फ़र्क बना देता है। चैप्टर के एंड तक ये समझ आता है कि हम अपनी ज़िंदगी के सारे सर्कमस्टांसेस कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी नज़र को ज़रूर कंट्रोल कर सकते हैं। और जब नज़र बदलती है, तब एक्सपीरियंस भी बदल जाता है। सेम सिचुएशन, सेम रियलिटी, लेकिन एक नया एक्सपीरियंस। ये कोई मैजिक नहीं है, बल्कि माइंड की नेचुरल फ्लेक्सिबिलिटी का रिजल्ट है। दलाई लामा का मैसेज ये है कि जब हम अपने पर्सपेक्टिव को थोड़ा सा भी वाइडन कर देते हैं, तब हम अपनी सफरिंग के बीच भी सांस ले पाते हैं। हम सिर्फ रिएक्ट नहीं करते, बल्कि रिस्पॉन्ड करते हैं, और इसी रिस्पॉन्स में विजडम होती है। ये विजडम ज़िंदगी को परफेक्ट नहीं बनाती, लेकिन ज़िंदगी को जीने लायक ज़रूर बना देती है। और जब इंसान ये समझ लेता है कि हर दुख एक ही नज़रिए से नहीं देखा जा सकता, तब उसके अंदर एक क्वाइट स्ट्रेंथ डेवलप होती है। ये स्ट्रेंथ ना लाउड होती है, ना ड्रामेटिक। ये बस इतनी होती है कि जब ज़िंदगी फिर से कुछ हैवी लेकर आती है, तो इंसान टूटने के बजाय रुककर सोच सकता है। और इसी रुकने में, इसी देखने में सफरिंग धीरे धीरे अपनी पकड़ छोड़ने लगती है। जिंदगी में जब पेन आता है, जब सफरिंग इतनी गहरी हो जाती है कि सांस लेना भी भारी लगने लगता है, तब सबसे पहला सवाल जो मन में उठता है वो होता है कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। दुख के बीच में बैठकर मीनिंग ढूंढना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा लगता है। दलाई लामा इसी चैप्टर में इसी जगह से बात शुरू करते हैं, ये मानकर कि पेन के वक्त कोई भी फिलोसॉफिकल बात आसान नहीं होती। लेकिन वो ये भी बताते हैं कि अगर सफरिंग को सिर्फ एक बेकार पनिशमेंट माना जाए तो वो हमें तोड़ देती है, और अगर उसमें थोड़ा सा भी मीनिंग दिखने लगे तो वही सफरिंग हमें स्ट्रांग बना सकती है। दलाई लामा ये कहते हैं कि पेन अपने आप में मीनिंगफुल या मीनिंगलेस नहीं होता।
मीनिंग हम उसे देते हैं। दो लोग एक जैसे दुख से गुजरते हैं, लेकिन एक टूट जाता है और दूसरा मैच्योर हो जाता है। फ़र्क सिचुएशन का नहीं होता, फ़र्क होता है उस लेंस का जिसके थ्रू हम उस पेन को देखते हैं। जब पेन को सिर्फ लॉस के रूप में देखा जाता है तब वो सिर्फ दुख देता है, लेकिन जब पेन को ग्रोथ, अंडरस्टैंडिंग या कंपैशन के रास्ते के रूप में देखा जाता है तब वो कुछ और बन जाता है। इस चैप्टर में दलाई लामा ये समझाते हैं कि सफ़रिंग हमें हमारी लिमिट्स दिखाती है। जब सब ठीक चल रहा होता है तब हम अपनी वल्नरेबिलिटी को भूल जाते हैं। हम सोचने लगते हैं कि हम स्ट्रांग हैं, इंडिपेंडेंट हैं और हमें किसी की ज़रूरत नहीं। लेकिन जब पेन आता है तब हम अपनी फ्रेजिलिटी से रूबरू होते हैं। ये रियलाइजेशन इनिशियली स्कैरी होती है, लेकिन इसी रियलाइजेशन के अंदर ह्यूमिलिटी और ह्यूमैनिटी छुपी होती है। जब इंसान अपनी कमज़ोरी को एक्सेप्ट करता है तब वो दूसरों की कमज़ोरी को भी समझने लगता है। दलाई लामा ये भी बताते हैं कि सफ़रिंग एम्पैथी का एक गहरा सोर्स बन सकती है। जो इंसान कभी पेन से नहीं गुजरा वो अक्सर दूसरों के दुख को सिर्फ थियरी की तरह समझता है, लेकिन जिसने खुद हार्ट ब्रेक, लॉस, रिजेक्शन या फियर को महसूस किया होता है वो जब किसी और के दुख को देखता है तो सिर्फ समझता नहीं बल्कि फील करता है। ये फीलिंग ही कंपैशन का जन्म होती है। इस तरह पेन सिर्फ पर्सनल नहीं रहता बल्कि कलेक्टिव हीलिंग का रास्ता बन जाता है। इस चैप्टर में दलाई लामा ये भी कहते हैं कि सफ़रिंग हमें प्रायोरिटी सिखाती है। जब ज़िंदगी स्मूथ होती है तब हम बहुत सी चीज़ों को इम्पॉर्टेंट समझने लगते हैं जो असल में इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं होती। स्टेटस, अप्रूवल, कंपैरिजन, ईगो सब कुछ हैवी लगने लगता है। लेकिन जब पेन आता है तब ज़िंदगी सिंप्लीफाई हो जाती है। तब हम सिर्फ वही चीज़ें चाहते हैं जो रियल होती हैं, जैसे पीस, सपोर्ट, ऑनेस्टी और वार्मथ। सफ़रिंग एक तरह से अननेसेसरी नॉइज़ को हटाकर कोर ट्रूथ दिखा देती है। दलाई लामा ये भी बताते हैं कि पेन हमें प्रेजेंट मोमेंट में ले आता है। जब सफ़रिंग होती है तब हम फ्यूचर के प्लान्स या पास्ट के रिग्रेट्स में ज़्यादा भाग नहीं पाते। दर्द हमें यहीं और अभी में ले आता है। अगर हम इस प्रेजेंट से भागने के बजाय उसके साथ रह पाते हैं तब पेन एक अलग ही क्वालिटी ले लेता है। वो सिर्फ रेजिस्टेंस के साथ सफ़रिंग बन जाता है और एक्सेप्टेंस के साथ एक एक्सपीरियंस बन जाता है जो धीरे धीरे सॉफन होने लगता है। इस चैप्टर में दलाई लामा ये भी समझाते हैं कि मीनिंग ढूंढने का मतलब ये नहीं होता कि हम पेन को जस्टिफाई करें। किसी इनजस्टिस, अब्यूज़ या लॉस को ये कहना कि ये अच्छा था गलत होता है। मीनिंग ढूंढने का मतलब होता है ये देखना कि पेन के बाद हम कौन बन रहे हैं। क्या हम बिटर बन रहे हैं या वाइजर? क्या हम क्लोज्ड हो रहे हैं या ओपन? ये चॉइस हर इंसान के हाथ में होती है, चाहे सिचुएशन हमारे कंट्रोल में ना हो। दलाई लामा ये भी कहते हैं कि सफ़रिंग से गुजरने के बाद अगर हम सिर्फ अपने आप में ही सिमट जाते हैं तो पेन का सर्कल कंप्लीट नहीं होता। लेकिन जब हम अपने अनुभव से कुछ लेकर दूसरों के काम आते हैं तब पेन ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अपनी कहानी किसी और को होप देने लगती है, अपना दुख किसी और के लिए रास्ता बन जाता है। इस शेयरिंग में ही पेन का डीपेस्ट मीनिंग छुपा होता है। इस चैप्टर का एक गहरा हिस्सा ये है कि दलाई लामा सफ़रिंग को कैरेक्टर का टीचर बताते हैं। पेन पेशेंस सिखाता है क्योंकि हीलिंग को टाइम लगता है। पेन फॉरगिवनेस सिखाता है क्योंकि रिजेंटमेंट और बोझ को साथ लेकर आगे बढ़ना मुश्किल होता है। पेन एक्सेप्टेंस सिखाता है क्योंकि हर चीज़ हमारी मर्जी से नहीं होती। ये सारी क्वालिटीज़ बुक से नहीं आती, ये सिर्फ जीवन के टफ एक्सपीरियंसेस से आती हैं। दलाई लामा ये भी समझाते हैं कि जब हम पेन में होते हैं तब हम ये भूल जाते हैं कि हम चेंज हो रहे हैं। सफ़रिंग एक स्टैटिक स्टेट नहीं होती, वो प्रोसेस होती है। हर दिन हर रात कुछ ना कुछ शिफ्ट होता रहता है, चाहे हमें दिखे या ना दिखे। जब हम ये याद रखते हैं तब पेन के बीच भी एक क्वाइट होप बनी रहती है जो हमें कम्प्लीटली कोलैप्स होने से बचाती है। इस चैप्टर में दलाई लामा ग्रैटिट्यूड का भी एक नया डायमेंशन दिखाते हैं। ये ग्रैटिट्यूड सुपरफिशियल नहीं होती, ये कहना नहीं होता कि मैं पेन के लिए थैंकफुल हूँ। ये ग्रैटिट्यूड होती है उन चीज़ों के लिए जो पेन के बीच भी साथ रहती हैं। किसी का हाथ पकड़ना, किसी की एक जेन्युइन बात या खुद के अंदर थोड़ी सी भी हिम्मत महसूस होना। ये छोटी चीज़ें पेन को इरेज नहीं करती, लेकिन पेन के बीच एक सॉफ्ट लाइट क्रिएट करती हैं। दलाई लामा ये भी बताते हैं कि मीनिंग तब ज़्यादा क्लियरली दिखने लगता है जब पेन थोड़ा सेटल हो जाता है। जब जख्म बिल्कुल फ्रेश होता है तब सिर्फ दर्द होता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता है, जैसे जैसे इमोशंस थोड़े शांत होते हैं, तब हम पीछे मुड़कर देख पाते हैं और समझ पाते हैं कि ये एक्सपीरियंस हमें कहाँ से कहाँ ले आया। ये अंडरस्टैंडिंग फोर्स नहीं होती, वो नेचुरली इमर्ज होती है। इस चैप्टर के एंड तक ये क्लियर हो जाता है कि ज़िंदगी का मतलब पेन फ्री होना नहीं है। ज़िंदगी का मतलब है पेन के साथ भी मीनिंगफुल रहना। जब हम पेन को अपनी कहानी का एक हिस्सा मानते हैं, पूरी कहानी नहीं, तब हम उसे हैंडल कर पाते हैं। सफ़रिंग हमें डिफाइन नहीं करती, लेकिन वो हमें शेप ज़रूर करती है। दलाई लामा का मैसेज ये है कि जब हम अपनी सफ़रिंग में मीनिंग ढूंढ लेते हैं तब वो सफ़रिंग बेस्ड नहीं जाती, वो हमें ज़्यादा गहरा, ज़्यादा समझदार और ज़्यादा कंपैशनेट इंसान बना देती है। ये ट्रांसफॉर्मेशन लाउड नहीं होता, ये धीरे धीरे होता है, साइलेंस में होता है, लेकिन ये रियल होता है।
और जब इंसान ये समझ लेता है कि पेन सिर्फ तोड़ने के लिए नहीं आता बल्कि कुछ बनाने के लिए भी आता है, तब जिंदगी के सबसे अंधेरे पल भी पूरी तरह बेकार नहीं लगते। उन पलों के बीच भी एक बीज होता है, ग्रोथ का, समझ का और इंसानियत का। और इसी बीच से एक ऐसी स्ट्रेंथ उगती है जो सिर्फ खुशी से नहीं बल्कि दुख से भी नरिश होती है। इसी जगह पर सफरिंग अपनी शक्ल बदल लेती है। वो सिर्फ पेन नहीं रहती बल्कि एक ऐसी जर्नी बन जाती है जो इंसान को ज़्यादा अलाइव, ज़्यादा कलेक्टेड और ज़्यादा रियल बना देती है। और शायद इसी में पेन और सफरिंग का सबसे गहरा, सबसे इंसानी मीनिंग छुपा होता है। जिंदगी में जब इंसान ये समझने लगता है कि उसकी खुशी सिर्फ बाहरी सिचुएशंस पर डिपेंड नहीं करती बल्कि उसके अपने मन पर ज्यादा निर्भर करती है, तब एक नया सवाल उठता है कि अगर सब कुछ इतना ही मन से जुड़ा है तो फिर बदलाव लाया कैसे जाए। दलाई लामा इस चैप्टर में इसी सवाल को सेंटर में रखकर बात करते हैं। वो कहते हैं कि बदलाव कोई एक दिन का डिसीजन नहीं होता, ना ही कोई सडन रेवोल्यूशन होता है, बल्कि एक ग्रेजुअल, पेशेंट और कॉन्शियस प्रोसेस होता है जिसमें इंसान अपने पुराने पैटर्न्स को समझकर धीरे धीरे उनसे आगे बढ़ता है। दलाई लामा ये साफ कर देते हैं कि सिर्फ ये जान लेना कि क्या सही है और क्या गलत काफ़ी नहीं होता। बहुत से लोग जानते हैं कि गुस्सा उन्हें नुकसान देता है, अटैचमेंट उन्हें परेशान करती है या नेगेटिव सोच उन्हें थका देती है, लेकिन फिर भी वही पैटर्न्स रिपीट होते रहते हैं। इसका रीज़न ये होता है कि हैबिट्स सिर्फ थॉट्स नहीं होती, वो इमोशनल और मेंटल कंडीशनिंग होती है जो सालों में बनी होती है। इसीलिए बदलाव लाने के लिए सिर्फ इंटेंशन नहीं बल्कि प्रैक्टिस और पेशेंस दोनों चाहिए होते हैं। इस चैप्टर में दलाई लामा ये समझाते हैं कि पहला स्टेप होता है अवेयरनेस। जब तक इंसान अपनी इनर हैबिट्स को क्लियरली देख नहीं लेता, तब तक उन्हें चेंज करना मुश्किल होता है। ये अवेयरनेस जजमेंट के साथ नहीं होती। अगर हम खुद को हर बार गलती पर जज करेंगे तो हम और डिफेंसिव हो जाएंगे, लेकिन जब हम सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं बिना खुद को ब्लेम किए, तभी रियल अंडरस्टैंडिंग पैदा होती है। जैसे ही हम देख पाते हैं कि कौन सा थॉट हमें पीस देता है और कौन सा हमें डिस्टर्ब करता है, वैसे ही चेंज का बीज पड़ जाता है। दलाई लामा ये भी कहते हैं कि बदलाव को लेकर हम अक्सर अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं। हम चाहते हैं कि हम एक ही दिन में काम हो जाएं, एक ही बार में गुस्सा छोड़ दें या एक ही डिसीजन से अपनी पूरी लाइफ बदल दें। जब ऐसा नहीं होता तो हम डिस्करेज हो जाते हैं और फिर पुराने पैटर्न में वापस चले जाते हैं। दलाई लामा ये याद दिलाते हैं कि जैसे कोई मसल एक दिन में स्ट्रांग नहीं होती, वैसे ही माइंड भी धीरे धीरे ट्रेन होता है। हर छोटी कोशिश, हर थोड़ा सा प्रोग्रेस बदलाव का हिस्सा होता है। इस चैप्टर में वो इंटेंशन और एफर्ट के रिलेशनशिप पर भी बात करते हैं। सिर्फ ये कह देना कि मैं बदलना चाहता हूँ काफ़ी नहीं होता, लेकिन सिर्फ एफर्ट बिना क्लियर इंटेंशन के भी सस्टेन नहीं होता। दोनों को साथ चलना पड़ता है। इंटेंशन डायरेक्शन देता है और एफर्ट उस डायरेक्शन में मूवमेंट लाता है। जब दोनों अलाइन होते हैं तब बदलाव नेचुरल लगने लगता है, ज़बरदस्ती का नहीं। दलाई लामा ये भी समझाते हैं कि बदलाव के रास्ते में रेजिस्टेंस आना बिल्कुल नॉर्मल है। जब हम किसी पुरानी हैबिट को छोड़ने की कोशिश करते हैं तो मन अनकंफर्टेबल फील करता है, क्योंकि वो हैबिट चाहे नेगेटिव ही क्यों ना हो, फेमिलियर होती है। इस डिस्कम्फर्ट को देखकर अक्सर लोग सोच लेते हैं कि शायद ये रास्ता उनके लिए नहीं है, लेकिन दलाई लामा कहते हैं कि डिस्कम्फर्ट एक्चुअली ग्रोथ का साइन होता है। जब हम कंफर्ट जोन से बाहर जाते हैं तभी ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इस चैप्टर में दलाई लामा कंपैशन को चेंज का एक पावरफुल टूल बताते हैं। जब हम खुद के साथ काइंड होते हैं तब बदलाव सस्टेनेबल होता है। अगर हम खुद को हर फेलियर पर हार्शली क्रिटिसाइज करते रहेंगे तो हम थक जाएंगे, लेकिन जब हम खुद को ये समझा पाते हैं कि गलती ह्यूमन है और सीखना प्रोसेस का हिस्सा है, तब हम फिर से ट्राई करने की हिम्मत रख पाते हैं। सेल्फ कंपैशन वीकनेस नहीं होती बल्कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ होती है। दलाई लामा ये भी बताते हैं कि बदलाव सिर्फ इनर नहीं होता बल्कि आउटर बिहेवियर में भी दिखना चाहिए। अगर हम सिर्फ मन में शांत रहने की बात करते हैं लेकिन हर इंटरैक्शन में वही ओल्ड रिएक्शंस रिपीट करते हैं तो बदलाव इनकम्प्लीट रह जाता है। जब हम कॉन्शियसली अपने एक्शंस को अलाइन करते हैं अपनी वैल्यूज के साथ, तब धीरे धीरे इनर और आउटर लाइफ एक हो जाती है। ये अलाइनमेंट ही इनर पीस का बेस होती है। इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यह है कि दलाई लामा बदलाव को स्ट्रगल के रूप में नहीं बल्कि लर्निंग के रूप में देखते हैं। जब हम किसी हैबिट को चेंज नहीं कर पाते तो वो फेलियर नहीं होता बल्कि फीडबैक होता है। वो हमें बताता है कि शायद अप्रोच गलत है या पेशेंस कम है या अंडरस्टैंडिंग अभी अधूरी है। इस तरह बदलाव एक कंटिन्यूअस एक्सपेरिमेंट बन जाता है जिसमें हर एक्सपीरियंस कुछ ना कुछ सिखाता है। दलाई लामा ये भी कहते हैं कि बदलाव तब ज्यादा आसान होता है जब हम सिर्फ अपनी खुशी पर फोकस नहीं करते बल्कि दूसरों की भलाई को भी इंक्लूड करते हैं। जब हम ये देखते हैं कि हमारा बदलाव सिर्फ हमें नहीं बल्कि हमारे आसपास के लोगों को भी बेनिफिट करेगा, तब मोटिवेशन नेचुरली स्ट्रांग हो जाती है। कंपैशन और ऑल्ट्रुइज्म बदलाव को एक डीपर पर्पस देते हैं जो सिर्फ सेल्फ इंप्रूवमेंट से ज्यादा पावरफुल होता है। इस चैप्टर में दलाई लामा पेशेंस पर फिर से जोर देते हैं। वो कहते हैं कि इंपेशेंस बदलाव का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। जब हम जल्दी रिजल्ट्स चाहते हैं तब हम प्रोसेस को रश कर देते हैं और फिर थक जाते हैं, लेकिन जब हम ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि रियल चेंज टाइम लेता है, तब हम हर छोटी प्रोग्रेस को अप्रिशिएट कर पाते हैं। ये अप्रिसिएशन ही मोटिवेशन को जिंदा रखती है। दलाई लामा ये भी समझाते हैं कि बदलाव का मतलब ये नहीं होता कि हम परफेक्ट हो जाएं। परफेक्ट होना एक इल्यूजन है। बदलाव का मतलब होता है थोड़ा ज़्यादा अवेयर होना, थोड़ा ज़्यादा काइंड होना और थोड़ा ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होना अपनी एक्शंस के लिए। जब हम परफेक्शन के प्रेशर को छोड़ देते हैं तब बदलाव एंजॉयबल लगने लगता है।
चैप्टर के एंड तक ये समझ आता है कि ऑब्स्टिकल जिंदगी में हमेशा रहेंगे। गुस्सा कभी कभी आ ही जाएगा, फियर कभी कभी उठेगा ही, ओल्ड हैबिट्स कभी कभी वापस आएंगी ही, लेकिन जब हम बदलाव के प्रोसेस पर ट्रस्ट कर लेते हैं तो ये ऑब्स्टिकल्स हमें रोक नहीं पाते। वो सिर्फ रिमाइंड करते हैं कि हम इंसान हैं और सीख रहे हैं। दलाई लामा का मैसेज ये है कि बदलाव कोई डेस्टिनेशन नहीं है जहाँ पहुंचकर सब ठीक हो जाता है। बदलाव एक जर्नी है जो जिंदगी भर चलती है, और इस जर्नी का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि हम इसे कैसे जीते हैं। अगर हम बदलाव को बोझ समझकर जीते हैं तो वो थकाने वाला हो जाता है, लेकिन अगर हम बदलाव को अपने साथ एक जेंटल फ्रेंडशिप की तरह जीते हैं तब वो हीलिंग बन जाता है। और जब इंसान धीरे धीरे अपनी सोच, अपनी रिएक्शंस और अपनी इंटेंशंस को अलाइन करना शुरू करता है, तब बिना किसी ड्रामेटिक मोमेंट के जिंदगी का टोन बदलने लगता है। प्रॉब्लम्स वही रहती हैं, चैलेंजेस वही रहते हैं, लेकिन उन्हें हैंडल करने का तरीका बदल जाता है। इसी बदले हुए तरीके में एक शांत ग्राउंडेड हैप्पीनेस होती है जो सर्कमस्टांसेस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती। इसी जगह पर रियल चेंज होता है, बिना नॉइस के, बिना फोर्स के, बस क्लैरिटी, पेशेंस और कंपैशन के साथ। और यही बदलाव ऑब्स्टिकल्स को धीरे धीरे स्टेपिंग स्टोन्स बना देता है, जिनके ऊपर चलकर इंसान अपनी जिंदगी को थोड़ा ज्यादा कॉन्शियस, थोड़ा ज्यादा मीनिंगफुल और थोड़ा ज्यादा पीसफुल बना लेता है। जिंदगी में गुस्सा और नफरत ऐसे इमोशंस हैं जो बिना बुलाया जाते हैं और आते ही पूरे मन पर कब्जा कर लेते हैं। जब गुस्सा उठता है तब हमें लगता है कि हम बिल्कुल जस्टिफाइड हैं, कि हमारा रिएक्शन बिल्कुल सही है और सामने वाला ही गलत है। दलाई लामा इस चैप्टर में इसी एक्सपीरियंस को बहुत ऑनेस्टली देखते हैं और बताते हैं कि गुस्सा इंसान के लिए सबसे डिस्ट्रक्टिव इमोशंस में से एक है, क्योंकि ये सिर्फ दूसरों को ही नहीं, सबसे पहले खुद हमें जलाता है। दलाई लामा ये कहते हैं कि गुस्सा अक्सर एक इल्यूजन से पैदा होता है। ये इल्यूजन कि अगर हम गुस्सा करेंगे तो हमें रिलीफ मिलेगा, लेकिन असल में गुस्सा रिलीफ नहीं देता, बल्कि एजिटेशन बढ़ा देता है। जब गुस्सा आता है तब हमारा मन नैरो हो जाता है, सोच क्लैरिटी खो देती है और हम ऐसे वर्ड्स या एक्शंस चूज कर लेते हैं जिनका बाद में हमें खुद अफसोस होता है। गुस्सा एक ऐसी आग है जो पहले अपने ही घर को जलाती है। इस चैप्टर में दलाई लामा ये भी समझाते हैं कि गुस्सा अक्सर पेन से जन्म लेता है। जब हम हर्ट होते हैं, जब हमें लगता है कि हमें इग्नोर किया गया, डिसरिस्पेक्ट मिला या अनफेयर ट्रीटमेंट हुआ, तब गुस्सा एक शील्ड बन जाता है। ये शील्ड हमें टेम्पररी स्ट्रेंथ देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये शील्ड ही हमें दूसरों से अलग कर देता है। गुस्सा हमारे और बाकी दुनिया के बीच एक दीवार बना देता है। दलाई लामा ये भी बताते हैं कि नफरत गुस्से का एक्सटेंडेड वर्जन होती है। जब गुस्सा बार बार रिपीट होता है और हम उसे पकड़ कर रखते हैं, तब वो नफरत बन जाता है। नफरत एक इमोशन नहीं, बल्कि एक हैबिट बन जाती है, और जब नफरत हैबिट बन जाती है तब वो हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा लगने लगती है। इस स्टेज पर इंसान सिर्फ रिएक्ट नहीं करता, बल्कि पहले से ही नेगेटिव एक्सपेक्टेशन के साथ जीने लगता है। इस चैप्टर में दलाई लामा गुस्से के सबसे बड़े मिथ को चैलेंज करते हैं। वो ये कि गुस्सा पावर देता है। वो कहते हैं कि गुस्सा हमें स्ट्रांग नहीं बनाता, बल्कि वीक बनाता है, क्योंकि जब हम गुस्से में होते हैं तब हम अपने कंट्रोल को खो देते हैं। रियल स्ट्रेंथ तब होती है जब इंसान प्रोवोक होने के बाद भी अपनी क्लैरिटी और बैलेंस को संभाल पाता है। ये स्ट्रेंथ साइलेंस में होती है, शाउटिंग में नहीं। दलाई लामा ये भी समझाते हैं कि गुस्से का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये हमारी इनर पीस को डायरेक्टली अटैक करता है। चाहे बाहरी सिचुएशन कितनी भी चैलेंजिंग हो, अगर मन शांत है तो इंसान कोप कर सकता है, लेकिन जब मन गुस्से से भरा हो तब इवन सिंपल चीज़ें भी अनबेरेबल लगने लगती हैं। गुस्सा प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करता, बल्कि उन्हें और कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। इस चैप्टर में दलाई लामा पेशेंस को गुस्से का ऑपोजिट बताते हैं। पेशेंस का मतलब ये नहीं होता कि हम इनजस्टिस को एक्सेप्ट कर लें या चुप रहें। पेशेंस का मतलब होता है रिस्पॉन्स को डिले करना जब तक माइंड क्लियर ना हो जाए। जब हम पेशेंस के साथ सिचुएशन को देखते हैं तब हम गुस्से के बिना भी स्ट्रॉन्ग एक्शन ले पाते हैं। ये पेशेंस ही विजडम का बेस होती है। दलाई लामा ये भी कहते हैं कि गुस्सा अक्सर अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन से पैदा होता है। हम लोगों से चाहते हैं कि वो हमारी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग बिहेव करें। जब ऐसा नहीं होता तब फ्रस्ट्रेशन होती है और फ्रस्ट्रेशन से गुस्सा। लेकिन जब हम ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हर इंसान अपनी कंडीशनिंग, अपनी स्ट्रगल्स और अपनी लिमिटेशंस के साथ जी रहा है, तब गुस्सा थोड़ा सॉफन हो जाता है। अंडरस्टैंडिंग गुस्से को वीकन कर देती है। इस चैप्टर में दलाई लामा कंपैशन को गुस्से का सबसे पावरफुल एंटीडोट बताते हैं। जब हम किसी को सिर्फ विलन के रूप में देखते हैं तब गुस्सा स्ट्रांग होता है, लेकिन जब हम उस इंसान के पेन, फियर या इग्नोरेंस को भी देख पाते हैं तब गुस्सा पूरी तरह से सस्टेन नहीं हो पाता। कंपैशन का मतलब ये नहीं होता कि हम गलत बिहेवियर को जस्टिफाई करें, बल्कि ये होता है कि हम इंसान और उसके एक्शंस को अलग अलग देख पाएं। दलाई लामा ये भी समझाते हैं कि गुस्सा एक परमानेंट स्टेट नहीं होता, ये आता है और जाता है। लेकिन जब हम उसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं और कहते हैं मैं गुस्सा हूँ, तब हम गुस्से को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। जब हम ये कह पाते हैं कि मेरे अंदर गुस्सा आ रहा है, तब एक छोटा सा गैप क्रिएट होता है। इसी गैप में चॉइस होती है, इसी गैप में फ्रीडम होती है।
इस चैप्टर में दलाई लामा अवेयरनेस की इंपॉर्टेंस पर भी जोर देते हैं। जब हम गुस्से के अर्ली साइंस को पहचान लेते हैं, जैसे बॉडी का टेंस होना, सांस का हैवी होना या थॉट्स का अग्रेसिव हो जाना, तब हम उससे पहले ही स्लो डाउन कर सकते हैं। ये अवेयरनेस प्रैक्टिस से आती है। जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ती है, वैसे वैसे गुस्से का होल्ड कम होता जाता है। दलाई लामा ये भी बताते हैं कि गुस्से को सप्रेस करना सल्यूशन नहीं है। जब हम गुस्से को दबाते हैं, तब वो अंदर ही अंदर और टॉक्सिक हो जाता है। सल्यूशन ये है कि हम गुस्से को समझें, उसकी रूट को देखें और फिर कॉन्शियसली चूज करें कि हम कौन सा रिस्पॉन्स देना चाहते हैं। ये कॉन्शियस रिस्पॉन्स ही इमोशनल मैच्योरिटी का साइन होता है। इस चैप्टर में फॉरगिवनेस का कॉन्सेप्ट भी नेचुरली आता है। दलाई लामा कहते हैं कि फॉरगिवनेस दूसरे के लिए नहीं, खुद के लिए होता है। जब हम किसी के अगेंस्ट गुस्सा और नफरत पकड़ कर रखते हैं, तब हम उस इंसान को अपने मन के अंदर फ्री रेंट दे देते हैं। फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं होता कि हम भूल जाएं या गलत को सही मान लें। इसका मतलब होता है अपने मन को बोझ से फ्री करना। दलाई लामा ये भी कहते हैं कि अगर हम अपनी जिंदगी को थोड़ा सा भी पीसफुली जीना चाहते हैं, तो हमें गुस्से के साथ अपना रिलेशनशिप बदलना पड़ेगा। गुस्सा कभी कभी आएगा ही, क्योंकि हम इंसान हैं, लेकिन ये हम पर डिपेंड करता है कि हम उसे गेस्ट की तरह ट्रीट करते हैं या परमानेंट रेजिडेंट की तरह। जब हम गुस्से को आने देते हैं लेकिन उसे रूल नहीं करने देते, तब बैलेंस पॉसिबल होता है। इस चैप्टर के एंड तक ये समझ आता है कि नफरत और गुस्सा जिंदगी को सिंपल नहीं बनाते, बल्कि हैवी बना देते हैं। ये हैवी लोड हमारी खुशी, हमारी क्लैरिटी और हमारी रिलेशनशिप्स सबको अफेक्ट करता है। जब हम धीरे धीरे गुस्से को समझने लगते हैं, उससे फाइट करने के बजाय उसे देखते हैं, तब वो अपनी इंटेंसिटी खो देता है। दलाई लामा का मैसेज ये है कि ट्रू हैप्पीनेस गुस्से के साथ कोएग्जिस्ट नहीं कर सकती। जहाँ गुस्सा होता है वहाँ पीस नहीं होती, और जहाँ पीस होती है वहाँ गुस्सा ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाता। जब हम कॉन्शियसली पीस को चूज करना शुरू कर देते हैं, तब गुस्सा धीरे धीरे इरेलेवेंट हो जाता है। और जब इंसान ये समझ लेता है कि गुस्सा उसका दुश्मन नहीं, बल्कि एक सिग्नल है जो ये बताता है कि कहीं ना कहीं पेन छुपा है, तब रिलेशनशिप बदल जाता है। गुस्सा एक टीचर बन जाता है जो हमें पेशेंस, अंडरस्टैंडिंग और कंपैशन की तरफ गाइड करता है। इसी गाइडेंस के साथ इंसान धीरे धीरे नफरत से दूर और शांति के करीब आने लगता है। इसी जगह पर ऑब्स्टेकल्स अपनी शक्ल बदल लेते हैं। गुस्सा और नफरत जो कभी सबसे बड़े दुश्मन लगते थे, वही इनर ग्रोथ के टूल्स बन जाते हैं। और जब ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तब जिंदगी के चैलेंजेस कम नहीं होते, लेकिन उनके बीच जीने का तरीका बिल्कुल बदल जाता है। और इसी बदले हुए तरीके में एक गहरी, सस्टेनेबल हैप्पीनेस छुपी होती है। जिंदगी में एंग्जाइटी एक ऐसी चीज़ है जो अक्सर चुपके से आती है, कभी फ्यूचर की चिंता के रूप में, कभी लोग क्या सोचेंगे इस डर के रूप में, और कभी बिना किसी क्लियर वजह के ही मन पर बोझ बनकर बैठ जाती है। दलाई लामा इस चैप्टर में एंग्जाइटी को कोई पर्सनल वीकनेस या फेलियर नहीं मानते, बल्कि एक नेचुरल ह्यूमन एक्सपीरियंस के रूप में देखते हैं। वो कहते हैं कि जब हम एंग्जाइटी को समझने के बजाय उससे लड़ने लगते हैं, तब वो और स्ट्रांग हो जाती है, लेकिन जब हम उसे समझने लगते हैं, तब धीरे धीरे उसकी पकड़ लूज होने लगती है। दलाई लामा ये समझाते हैं कि एंग्जाइटी का रूट ज़्यादातर फ्यूचर में होता है। हम ऐसे दुख से परेशान होते हैं जो अभी हुआ ही नहीं होता। क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? क्या होगा अगर लोग मुझे रिजेक्ट कर देंगे? क्या होगा अगर मैं काफ़ी अच्छा नहीं निकला? ये सारे सवाल इमेजिनेशन से पैदा होते हैं, लेकिन बॉडी उन्हें रियल थ्रेट की तरह रिएक्ट करती है। इसीलिए एंग्जाइटी सिर्फ माइंड का एक्सपीरियंस नहीं होती, वो बॉडी में भी टेंशन, रेस्टलेसनेस और थकान के रूप में महसूस होती है। इस चैप्टर में दलाई लामा ये भी बताते हैं कि एंग्जाइटी का एक गहरा कनेक्शन सेल्फ एस्टीम से होता है। जब इंसान अपनी वैल्यू पर डाउट करता है, तब हर सिचुएशन रिस्की लगने लगती है। अगर मुझे लगता है कि मैं इनफ नहीं हूं, तो हर चैलेंज एक थ्रेट बन जाता है। दलाई लामा कहते हैं कि लो सेल्फ एस्टीम हमें वल्नरेबल बना देता है, क्योंकि हम अपनी वर्थ को बाहरी अप्रूवल पर डिपेंड करने लगते हैं। जब अप्रूवल मिलता है, तब थोड़ी रिलीफ मिलती है, और जब नहीं मिलता, तब एंग्जाइटी और गहरी हो जाती है। दलाई लामा ये भी समझाते हैं कि ज़्यादातर लोग अपने आप को बहुत हार्श तरीके से जज करते हैं। हम अपनी गलतियों को एग्जैजरेट कर देते हैं और अपनी स्ट्रेंथ्स को इग्नोर कर देते हैं। ये इनर क्रिटिक की आवाज़ इतनी फेमिलियर हो जाती है कि हम उसे अपनी ही आवाज़ समझने लगते हैं, लेकिन असल में ये आवाज़ कंडीशनिंग का रिजल्ट होती है, जो बचपन से, सोसाइटी से और पास्ट एक्सपीरियंसेस से बनी होती है। जब हम इस आवाज़ को क्वेश्चन करना सीख लेते हैं, तब सेल्फ एस्टीम धीरे धीरे हील होने लगती है। इस चैप्टर में दलाई लामा सेल्फ एस्टीम का एक नया मीनिंग देते हैं। वो कहते हैं कि ट्रू सेल्फ एस्टीम ईगो या सुपीरियॉरिटी से नहीं आती। ये सोचना नहीं होता कि मैं दूसरों से बेहतर हूँ। रियल सेल्फ एस्टीम ये जानना होता है कि मैं भी एक ह्यूमन हूँ, जिसमें स्ट्रेंथ्स भी हैं और वीकनेसेस भी। जब हम अपनी इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तब हम अपनी वैल्यू को कंडीशन के साथ जोड़ना बंद कर देते हैं। इसी एक्सेप्टेंस से एंग्जाइटी कम होने लगती है।
दलाई लामा ये भी बताते हैं कि एंग्जाइटी अक्सर कंट्रोल की ज़रूरत से पैदा होती है। हम चाहते हैं कि फ्यूचर प्रिडिक्टेबल हो, लोग प्रिडिक्टेबल हों और आउटकम्स हमारी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग हो। जब ऐसा नहीं होता तब माइंड पैनिक मोड में चला जाता है। दलाई लामा कहते हैं कि जब हम ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ज़िंदगी इनहेरेंटली अनसर्टेन है, तब एंग्जाइटी को पूरी तरह एलिमिनेट तो नहीं करते, लेकिन उसके साथ फाइट करना बंद कर देते हैं। ये सरेंडर वीकनेस नहीं होती, बल्कि विजडम होती है। इस चैप्टर में दलाई लामा प्रेजेंट मोमेंट पर भी जोर देते हैं। एंग्जाइटी फ्यूचर में होती है, रिग्रेट पास्ट में होता है और पीस सिर्फ प्रेजेंट में होती है। जब हम अपने मन को बार बार अभी के पल में लाते हैं, तब एंग्जाइटी का फ्यूल कम हो जाता है। ये प्रेजेंट मोमेंट में रहना कोई ड्रामेटिक एक्सपीरियंस नहीं होता, बल्कि छोटी छोटी चीज़ों में होता है, जैसे सांस पर ध्यान देना, बॉडी के सेंसेशंस को फील करना या सिंपल चीज़ों को पूरी अटेंशन के साथ करना। ये प्रैक्टिसेस एंग्जाइटी को पुश नहीं करती, बल्कि उसे नेचुरली काम करती हैं। दलाई लामा ये भी कहते हैं कि सेल्फ एस्टीम बिल्ड करने का एक इम्पॉर्टेंट तरीका है सेल्फ कंपैशन। जब हम अपनी एंग्जाइटी के लिए खुद को ही ब्लेम करते हैं, तब हम एक सेकेंड लेयर ऑफ सफरिंग क्रिएट कर देते हैं। लेकिन जब हम अपने आप से ये कह पाते हैं कि ठीक है, मैं एंग्शियस हूँ और ये ह्यूमन है, तब माइंड को थोड़ी सेफ्टी मिलती है। इसी सेफ्टी में हीलिंग पॉसिबल होती है। सेल्फ कंपैशन का मतलब ये नहीं होता कि हम इम्प्रूव करना छोड़ दें, बल्कि ये होता है कि हम इम्प्रूवमेंट को पनिशमेंट की तरह नहीं, केयर की तरह अप्रोच करें। इस चैप्टर में दलाई लामा कंपैरिजन के इफेक्ट पर भी बात करते हैं। जब हम अपनी ज़िंदगी को दूसरों की ज़िंदगी से कंपेयर करते हैं, तब सेल्फ एस्टीम ऑटोमेटिकली हर्ट होती है। हमें लगता है कि सब लोग हमसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट, ज़्यादा सक्सेसफुल और ज़्यादा सेटल्ड हैं। लेकिन ये कंपैरिजन अधूरी पिक्चर पर बेस्ड होता है। हम दूसरों की हाइलाइट्स देखते हैं और अपनी बिहाइंड द सीन्स रियलिटी से कंपेयर करते हैं। इस इम्बैलेंस से एंग्जाइटी और इनसिक्योरिटी दोनों बढ़ती हैं। दलाई लामा ये भी समझाते हैं कि सेल्फ एस्टीम बिल्ड करना कोई एक्सटर्नल अचीवमेंट का रिजल्ट नहीं होता। अचीवमेंट्स टेम्परेरी कॉन्फिडेंस देते हैं, लेकिन परमानेंट सेल्फ वर्थ नहीं। ट्रू सेल्फ एस्टीम तब आती है जब हम अपनी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग जीने लगते हैं, जब हम ऑनेस्ट रहते हैं, काइंड रहते हैं और अपनी कॉन्शियंस के साथ अलाइन रहते हैं। तब चाहे दुनिया कुछ भी कहे, अंदर से एक स्टेबिलिटी महसूस होती है। ये स्टेबिलिटी एंग्जाइटी के अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन जाती है। इस चैप्टर का एक गहरा हिस्सा ये है कि दलाई लामा फियर ऑफ फेलियर को एंग्जाइटी का एक बड़ा सोर्स बताते हैं। हम इतना ज़्यादा फेल होने से डरते हैं कि ट्राई ही करना बंद कर देते हैं। लेकिन जब हम फेलियर को ग्रोथ का नेचुरल हिस्सा मान लेते हैं, तब एंग्जाइटी का प्रेशर कम हो जाता है। फेलियर का मतलब ये नहीं होता कि हम वर्थलेस हैं, बल्कि ये होता है कि हम सीख रहे हैं। ये रिफ्रेम एंग्जाइटी को करेज में कन्वर्ट करने लगता है। दलाई लामा ये भी बताते हैं कि सेल्फ एस्टीम को बिल्ड करने के लिए सोशल सपोर्ट भी ज़रूरी होता है। जब हम अपनी एंग्जाइटी को छुपा कर रखते हैं, तब वो और हैवी हो जाती है। लेकिन जब हम अपने एक्सपीरियंस को किसी ट्रस्टेड इंसान के साथ शेयर कर पाते हैं, तब दुख डिवाइड हो जाता है। ये शेयरिंग वीकनेस नहीं होती, बल्कि इमोशनल इंटेलिजेंस होती है। इस चैप्टर के एंड तक ये समझ आता है कि एंग्जाइटी कोई परमानेंट लेबल नहीं है। ये एक स्टेट है जो आती है और जाती है। जब हम अपनी पहचान एंग्जाइटी के साथ जोड़ देते हैं, तब वो ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। लेकिन जब हम ये देख पाते हैं कि एंग्जाइटी मेरे अंदर आ रही है, लेकिन मैं एंग्जाइटी नहीं हूँ, तब एक डिस्टेंस क्रिएट होता है। इसी डिस्टेंस में चॉइस होती है और इसी चॉइस में फ्रीडम होती है। दलाई लामा का मैसेज ये है कि जब सेल्फ एस्टीम हेल्दी होती है, तब एंग्जाइटी नेचुरली सॉफन हो जाती है, और जब एंग्जाइटी कम होती है, तब सेल्फ एस्टीम और स्ट्रांग हो जाती है। ये एक पॉजिटिव साइकिल बन जाता है। ये साइकिल ओवरनाइट नहीं बनता, लेकिन हर छोटी अंडरस्टैंडिंग, हर छोटी काइंडनेस और हर छोटा कॉन्शियस एफर्ट इस साइकिल को स्ट्रेंथन करता है। और जब इंसान धीरे धीरे अपनी वर्थ को बाहरी वैलिडेशन से फ्री कर लेता है, तब उसके अंदर एक क्वाइट कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। ये कॉन्फिडेंस लाउड नहीं होता, शो ऑफ नहीं करता, बल्कि साइलेंटली सपोर्ट करता है। इसी सपोर्ट के साथ इंसान एंग्जाइटी के मोमेंट्स को भी सर्वाइव कर लेता है, बिना खुद को तोड़े। इसी जगह पर ऑब्स्टिकल्स अपनी पावर खो देते हैं। एंग्जाइटी आती है, लेकिन डोमिनेट नहीं करती। सेल्फ डाउट उठता है, लेकिन रूल नहीं करता। और जिंदगी फिर से थोड़ी ज़्यादा बैलेंस्ड, थोड़ी ज़्यादा काइंड और थोड़ी ज़्यादा मैनेजेबल लगने लगती है। ये कोई परफेक्ट लाइफ का प्रॉमिस नहीं होता, बल्कि एक ऐसी लाइफ का एक्सपीरियंस होता है जहां इंसान अपने मन के साथ लड़ने के बजाय उसके साथ चलना सीख लेता है। और शायद इसी में एंग्जाइटी से डील करने और सेल्फ एस्टीम बिल्ड करने का सबसे गहरा राज छुपा होता है। खुद को फिक्स करने की कोशिश में नहीं, बल्कि खुद को समझने और एक्सेप्ट करने में। जिंदगी का असली मकसद सिर्फ मटेरियल कंफर्ट या वर्ल्डली अचीवमेंट्स नहीं होता। ये सच्चाई तब समझ में आती है जब इंसान अपने मन को धीरे धीरे शांत करने लगता है और अंदर की तरफ देखता है।
दलाई लामा इस चैप्टर में बेसिक स्पिरिचुअल वैल्यूज़ की बात करते हैं, लेकिन वो उन्हें थियरी की तरह नहीं बल्कि ज़िंदगी को गाइड करने वाले प्रैक्टिकल प्रिंसिपल्स की तरह समझाते हैं। वो कहते हैं कि स्पिरिचुअल लाइफ का मतलब कोई अलग वर्ल्ड में रिट्रीट लेने या एक्सट्रीम प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करने से नहीं, बल्कि डेली लाइफ के हर इंटरैक्शन में माइंडफुल पर एथिकल रहने से है। दलाई लामा ये समझाते हैं कि सबसे पहला स्पिरिचुअल वैल्यू कंपैशन है। ये सिर्फ दूसरों की भलाई चाहना नहीं, बल्कि उनके दुख को समझना और अपनी कैपेसिटी के हिसाब से उनके लिए कुछ करना है। कंपैशन का मतलब ये नहीं कि हम अपनी हैप्पीनेस सैक्रिफाइस कर दें, बल्कि ये है कि हम अपनी खुशी और दूसरों की खुशी के बीच एक बैलेंस बनाएं। जब इंसान सिंसियरली दूसरों के लिए सोचता है, तब उसका मन नैरो ईगोइस्टिक पर्सपेक्टिव से ओपन हो जाता है और इनर पीस नेचुरली इमर्ज होती है। दलाई लामा कहते हैं कि स्पिरिचुअल लाइफ में दूसरा वैल्यू ह्यूमिलिटी है। ह्यूमिलिटी का मतलब सिर्फ मॉडेस्ट रहना नहीं, बल्कि ये एक्सेप्ट करना है कि हम सभी लिमिटेड हैं और सभी गलती करते हैं। जब हम ये समझ लेते हैं कि हमारा ज्ञान और पावर लिमिटेड है, तब हम और पेशेंस और टॉलरेंस डेवलप करते हैं। ये टॉलरेंस ही हमें एंगर और फ्रस्ट्रेशन से दूर रखती है और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को डीपली नरिश करती है। इस चैप्टर में दलाई लामा इंटेग्रिटी की भी बात करते हैं। इंटेग्रिटी का मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ रूल्स फॉलो करें, बल्कि ये है कि हम अपने एक्शंस, थॉट्स और वर्ड्स के बीच अलाइनमेंट बनाएं। जब इंसान अपनी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग बिहेव करता है, तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट कम हो जाता है और सेल्फ रिस्पेक्ट नेचुरली बिल्ड होता है। इंटेग्रिटी एक ऐसी क्वालिटी है जो लॉन्ग टर्म ट्रस्ट और रिस्पेक्ट जनरेट करती है, ना सिर्फ दूसरों में बल्कि खुद के अंदर भी। दलाई लामा ये भी बताते हैं कि स्पिरिचुअल वैल्यूज़ में पेशेंस और परसिवियरेंस का भी एक सेंट्रल रोल है। जिंदगी में डिफ़िकल्टीज़ और ऑब्स्टिकल्स आएंगे ही, और कभी कभी उनका वेट अनबेरेबल लगने लगता है। लेकिन अगर हम पेशेंस और परसिवियरेंस डेवलप कर लेते हैं, तब हम चैलेंजेस को सिर्फ हर्डल्स नहीं बल्कि लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ के रूप में देख पाते हैं। ये लर्निंग ही इंसान को इमोशनली और स्पिरिचुअली मैच्योर बनाती है। इस चैप्टर में ग्रैटिट्यूड का कॉन्सेप्ट भी नेचुरली इमर्ज होता है। दलाई लामा कहते हैं कि स्पिरिचुअल लाइफ का एक गहरा एस्पेक्ट ये है कि हम अपनी लाइफ के छोटे और बड़े दोनों ब्लेसिंग्स को रिकग्नाइज करें। जब हम ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारा फोकस स्कैर्सिटी और लैक से मूव होकर अबंडेंस और अपॉर्चुनिटी पर शिफ्ट हो जाता है। ये शिफ्ट सिर्फ एटीट्यूड को नहीं बल्कि ओवरऑल एक्सपीरियंस को भी ट्रांसफॉर्म कर देता है। दलाई लामा ये भी समझाते हैं कि स्पिरिचुअल वैल्यूज़ का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सिर्फ पर्सनल लाइफ तक सीमित नहीं है, बल्कि सोसाइटल और ग्लोबल लेवल पर भी होता है। अगर हम कंपैशन, ऑनेस्टी और पेशेंस को अपने सोशल इंटरैक्शंस में इंटीग्रेट करते हैं, तब हम कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करते हैं और कोऑपरेटिव और सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। ये एक रिपल इफेक्ट क्रिएट करता है, जहाँ एक इंडिविजुअल की स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इनडायरेक्टली दूसरों के लिए भी पॉजिटिव इम्पैक्ट बन जाती है। इस चैप्टर में दलाई लामा ये भी बताते हैं कि एक और एसेंशियल स्पिरिचुअल वैल्यू माइंडफुलनेस है। माइंडफुलनेस का मतलब सिर्फ मेडिटेशन करना नहीं, बल्कि हर मोमेंट में प्रेजेंट रहना और हर एक्शन में अवेयरनेस डेवलप करना है। जब हम माइंडफुल होते हैं, तब हम इंपल्सिव रिएक्शन से बच पाते हैं और अपनी चॉइसेस को कॉन्शियसली गाइड कर पाते हैं। ये माइंडफुलनेस इमोशनल स्टेबिलिटी और क्लैरिटी का फाउंडेशन बन जाती है। दलाई लामा ये भी कहते हैं कि स्पिरिचुअल लाइफ का एक और एसेंशियल वैल्यू एथिकल कंडक्ट है। एथिकल कंडक्ट का मतलब सिर्फ किसी रिलीजियस कोड को फॉलो करना नहीं, बल्कि अपनी एक्शंस को फेयरनेस, काइंडनेस और रिस्पेक्ट के साथ गाइड करना है। जब इंसान एथिकल प्रिंसिपल्स के साथ रहता है, तो गिल्ट और रिग्रेट कम होते हैं और इनर कंटेंटमेंट नेचुरली इमर्ज होती है। ये कंटेंटमेंट वेल्थ या एक्सटर्नल अचीवमेंट से नहीं आती, बल्कि अपनी कॉन्शियंस के साथ अलाइनमेंट से आती है। इस चैप्टर में दलाई लामा ये भी समझाते हैं कि स्पिरिचुअल लाइफ का एक डीप एस्पेक्ट सेल्फ रिफ्लेक्शन है। हर इंसान के अंदर इमोशंस, हैबिट्स और थॉट पैटर्न्स होते हैं जो सबकॉन्शियस तरीके से रिएक्शंस को गाइड करते हैं। जब हम रेगुलर सेल्फ रिफ्लेक्शन करते हैं, तब हम अपनी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं और कॉन्शियस एफर्ट्स के साथ अपनी ग्रोथ को गाइड करते हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन ही एक सस्टेनेबल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का बेस है। दलाई लामा ये भी बताते हैं कि स्पिरिचुअल वैल्यूज में फॉरगिवनेस का एक सेंट्रल रोल है। फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं होता कि हम गलत को सही मान लें, बल्कि ये होता है कि हम अपने मन को रिजेंटमेंट और एंगर से फ्री करें। जब हम फॉरगिव कर देते हैं, तब हम अपनी इमोशनल एनर्जी को रिलीज कर देते हैं और इनर पीस को नर्चर करते हैं। फॉरगिवनेस एक ऐसी क्वालिटी है जो रिलेशनशिप्स को हील करती है और पर्सनल ग्रोथ को एक्सेलरेट करती है। इस चैप्टर में दलाई लामा ये भी एम्फसाइज करते हैं कि स्पिरिचुअल वैल्यूज एक इंटीग्रेटेड अप्रोच से ही इफेक्टिव होते हैं। कंपैशन सिर्फ तब इम्पैक्टफुल होती है जब उसके साथ इंटेग्रिटी और पेशेंस हो, और माइंडफुलनेस सिर्फ तब मीनिंगफुल होती है जब उसके साथ एथिकल कंडक्ट और सेल्फ रिफ्लेक्शन हो। ये वैल्यूज अलग अलग एलिमेंट्स नहीं, बल्कि एक होलिस्टिक फ्रेमवर्क के पार्ट हैं जो एक बैलेंस्ड और पर्पसफुल लाइफ क्रिएट करते हैं। दलाई लामा ये भी कहते हैं कि स्पिरिचुअल लाइफ का अल्टीमेट पर्पस इनर ट्रांसफॉर्मेशन है। मटेरियल कंफर्ट, सोशल रिकग्निशन और एक्सटर्नल अचीवमेंट्स टेम्पररी सेटिस्फैक्शन देते हैं, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग पीस और फुलफिलमेंट तभी आती है जब हम अपनी इनर टेंडेंसीज को अंडरस्टैंड करते हैं, अपनी इगोइस्टिक पैटर्न्स को मॉडरेट करते हैं और अपनी कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन धीरे धीरे होती है और पेशेंस और कंसिस्टेंट एफर्ट का डिमांड करती है।
इस चैप्टर के एंड तक ये समझ आता है कि बेसिक स्पिरिचुअल वैल्यूज सिर्फ लॉफ्टी आइडियल्स नहीं है, बल्कि डेली लाइफ के डिसीजंस और इंटरैक्शंस को गाइड करने वाले प्रैक्टिकल टूल्स हैं। जब हम कंपैशन, ह्यूमिलिटी, इंटेग्रिटी, पेशेंस, माइंडफुलनेस और एथिकल कंडक्ट को अपनी जिंदगी में इंटीग्रेट करते हैं, तब हम सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि अपने परिवार, कम्युनिटी और सोसाइटी के लिए भी पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट करते हैं। ये एक कंटिन्यूअस जर्नी है जहां लर्निंग कभी खत्म नहीं होती और हर एक्सपीरियंस एक नई इंसाइट प्रोवाइड करता है। दलाई लामा का मैसेज ये है कि स्पिरिचुअल वैल्यूज को जीना सिर्फ मेडिटेशन या प्रेयर तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें अपनी डेली चॉइसेस और एक्शंस में इंप्लीमेंट करना ही असली स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। जब इंसान ये इंटीग्रेट कर लेता है तब एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस चाहे जैसे भी हों, इंटरनल बैलेंस और पीस मेंटेन रहने लगती है। ये पीस नॉइजी वर्ल्ड में भी एक काम सेंटर क्रिएट करती है, जहां से हम लाइफ के हर चैलेंज का फेस कामली और वाइजली कर पाते हैं। और शायद इसी काम और सेंटर्ड अप्रोच में स्पिरिचुअल लाइफ का सबसे गहरा एसेंस छुपा होता है। ये सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं बल्कि एक प्रैक्टिकल लिविंग एक्सपीरियंस है, जिससे हम अपनी और दूसरों की जिंदगी को मीनिंगफुल, कंपैशनेट और बैलेंस्ड बना सकते हैं।